So, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। Welcome you all to the ninth lecture of Applied Research Method. And in this lecture today we will discuss about summary writing. आज का जो लेक्चर है समरी राइटिंग के हवाले से, समरी क्या चीज़ है और इसके राइटिंग के लिए क्या टेक्निक्स है। ठीक है, समरी वैसे तो अगर हम देखें तो आपके रिसर्च में यानी आपके प्रपोजल में या आपके थीसिस में किसी भी जगह में एज सच समरी राइटिंग की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, समरी आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, मैट्रिक एफएससी लेवल से आप तरीके भी पढ़ते आए हैं। ठीक है, लेकिन बाज़ औक़ात आपको सुपरवाइज़र या जो आपके टीचर है वो आपको ये कह सकते हैं कि ये फलाना पेपर है और इसका 1 पेज या 2 पेज या इसकी समरी लिखे, 1/3 लिखे, 1/4 लिखे इस किस्म की। तो एक समरी वो है। दूसरी समरी राइटिंग की जो टेक्निक है, जो तरीक़ेकार हम पढ़ रहे हैं, इसकी असल में आपको ज़रूरत कहाँ पे आएगी? आपको ज़रूरत आएगी लिटरेचर रिव्यू राइटिंग में। आपको पता है आपके प्रपोजल में भी लिटरेचर रिव्यू का एक पोर्शन है और इसी तरह आपके थीसिस में तो इसका कंप्लीट एक चैप्टर है लिटरेचर रिव्यू का। तो लिटरेचर रिव्यू में आप दूसरे लोगों के काम की समरी लिखेंगे कि इन्होंने ये काम किया है, किस तरह किया है, इसको समराइज फॉर्म में लिखें। ठीक है, तो इस वजह से समरी राइटिंग का जो टेक्निक है, जो तरीक़ेकार है, ये आज हम डिस्कस करते हैं ताकि आप लिटरेचर राइटिंग के जो टेक्निक्स है वो आपको आ सके। ठीक है, क्लियर है ये चीज़? यस सर। यस सर। यस सर। ठीक है, सबसे पहले व्हाट इज अ समरी? आपके ख्याल में समरी क्या चीज़ है, आपको पता है? सर briefly discuss the idea of the right. ठीक है, समरी और एब्स्ट्रैक्ट में दोनों में फ़र्क है, ये याद रखें। ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट इज समथिंग एल्स एंड समरी इज समथिंग एल्स। ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट इज मोर टेक्निकल देन समरी। ठीक है, समरी ज़्यादा भी हो सकता है, यानी 2 पेजेस भी हो सकते हैं, 3 पेजेस भी हो सकता है, पूरे बुक का भी आप समरी लिख सकते हैं, एक पेपर का भी समरी लिख सकते हैं, एक पैराग्राफ है उसका भी समरी लिख सकते हैं। जबकि एब्स्ट्रैक्ट जो है वो एक प्रोजेक्ट या एक रिसर्च की समरी है, लेकिन टेक्निकल समरी है और उसमें कुछ चीदा पॉइंट्स है, मेन पॉइंट्स है जो मैंने इससे पहले लेक्चर में आपको बता चुका हूँ। यानी प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है, ऑब्जेक्टिव्स क्या है, मेथोडोलॉजी कौन सा यूज़ किया है, ठीक है, रिजल्ट्स किस तरह आए हैं, उनमें से मेन जो फाइंडिंग है वो कौन से है, कंक्लूजन्स एंड रिकमेंडेशन। इनमें हर एक चीज़ के बारे में आपने एक लाइन या 2 लाइन लिखना है। ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट में। जबकि समरी इस तरह नहीं है, समरी एक ओवरऑल समरी है, पूरे प्रोजेक्ट की या पूरे बुक की या पूरे पेपर की समरी है, या एक पैराग्राफ की एक ओवरऑल समरी है। समझ आ रही है? तो मेन डिफरेंस इसमें ये है। समरी की डेफिनेशन देखें, समरी इज अ शॉर्ट एंड पैसेज व्हिच रिटेन्स द एसेंशियल इंफॉर्मेशन ऑफ द ओरिजिनल। जो ज़रूरी इंफॉर्मेशन ओरिजिनल मटेरियल में है वो समरी में भी होगी। ठीक है, इट इज़ अ फेयरली ब्रीफ रीस्टेटमेंट इन योर ओन वर्ड्स ऑफ द कंटेंट्स ऑफ अ पैसेज। ठीक है, इसमें कुछ चीज़ें आप मिस नहीं कर सकते, जो चीज़ें पेपर में डिस्क्राइब हुई है उनका ब्रीफ रीस्टेटमेंट है आपके अपने वर्ड्स में। ठीक है, क्लियर है? Yes sir. Note, you simply report back what the writer has said without making value judgments. समझ आ रही है? ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि जब आपको समरी राइटिंग का कहा जाए
तो जो जिस चीज़ का आप समरी राइट कर रहे हैं, लिख रहे हैं, उसी चीज़ में जो कहा गया है आपके जहन के खिलाफ है या आपके जहन के खिलाफ नहीं है, ठीक है। यानी जो भी चीज़ उसमें कहा गया है आपने अपने जहन, अपने ख्यालात, अपने सजेशन उसमें शामिल नहीं करना है, वही आपने रिपोर्ट करना है, इसको समरी कहते हैं, ठीक है। विदाउट मेकिंग वैल्यू जजमेंट्स, ठीक है, इसमें आप अपनी जजमेंट्स आप शामिल ना करें। समरी में सिंपली जो उस ओरिजिनल डॉक्यूमेंट में है उसी के बारे में अपने वर्ड्स में आपने लिखना है, और यही चीज़ हमें रिक्वायर्ड होती है किस चीज़ में, लिटरेचर रिव्यू में, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड समरी, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए एक अच्छे समरी में। कैन बी अंडरस्टूड विदाउट रेफरेंस टू द ओरिजिनल, यानी ये जो समरी है ये अगर कोई पढ़ेगा तो बेशक उसने मतलब ओरिजिनल पेपर उसने देखा भी नहीं है, लेकिन समरी पढ़ा है तो उसको मेन आइडिया और कंसेप्ट समझ आना चाहिए। समझ आ रही है? एक पूरा पेपर है, 12 पेजेस है, 13 पेजेस है, और आपने उसकी एक पेज समरी लिखी है, ठीक है। तो आप अब अगर ये एक पेज समरी कोई पढ़ेगा तो उसको उस पूरे पेपर के बारे में पता होना चाहिए कि उस पेपर में क्या क्या चीज़ें हैं, किस तरह काम किया है, क्या रिजल्ट्स आए हैं, क्या कंक्लूजन्स हैं, कंप्लीट होना चाहिए, ठीक है। कैन बी अंडरस्टूड विदाउट रेफरेंस टू द ओरिजिनल, यानी ओरिजिनल पढ़ने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए उसको। इज दैट क्लियर? ये पॉइंट क्लियर है? यस सर। Yes, sir. Yes, Clear. sir. है. Next is summary is a faithful reproduction of or contains only the ideas or information of the original. It is a faithful reproduction. यानी ये ओरिजिनल मटेरियल का एक रिप्रोडक्शन है, दोबारा हमने उसको प्रोड्यूस किया। फेथफुल है, फेथफुल मीन कि अपनी तरफ से कोई खिलाफ चीज या कोई क्या कहते हैं वो उसमें आपने कोई सजेशन वगैरह इंक्लूड नहीं किए, जो डेटा उसमें गिवन है, जो इंफॉर्मेशन ओरिजिनल में गिवन है वही आपने दोबारा रिप्रोड्यूस किया, ठीक है। इस ब्रीफ विदाउट एनी अननेसेसरी डिटेल, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट में हो सकता है ज़्यादा एक्सप्लेनेशन देने के लिए कुछ अननेसेसरी डिटेल भी हो, लेकिन यहाँ पे आप इसको ब्रीफ करते हैं, अननेसेसरी डिटेल उससे निकाल देते हैं, ठीक है। समरी में अननेसेसरी डिटेल नहीं होनी चाहिए, जिसकी ज़रूरत नहीं है। जो अमूमन हम इसको जो सपोर्टिंग आइडियाज़ होते हैं, सपोर्टिंग आइडियाज़ की ज़रूरत समरी राइटिंग में नहीं है, ठीक है। ओरिजिनल में होगी लेकिन समरी राइटिंग में सपोर्टिंग आइडियाज़ की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इज अ रीडेबल यूनिफाइड होल। रीडेबल यूनिफाइड होल का मतलब ये है कि समरी एक ऐसा पीस ऑफ वर्क है कि यानी ये होल ही उस पेपर को रिप्रेजेंट करता है, या उस पेपर को या उस बुक को या उस ओरिजिनल डॉक्यूमेंट को, और इसके समझाने के लिए फर्दर रीडिंग की ज़रूरत नहीं है, ये बजाते खुद एक कंप्लीट चीज़ है। इज दैट क्लियर? लेकिन एब्स्ट्रैक्ट अगर आप देखें इसके अपोजिट, एब्स्ट्रैक्ट बजाते खुद एक कंप्लीट चीज़ नहीं है। कंप्लीट वर्क को समझने के लिए फिर भी आप जाएंगे उस पेपर को गौर से पढ़ेंगे दोबारा, लेकिन समरी को जब आप रीड करेंगे तो दोबारा पेपर राइटिंग की ज़रूरत नहीं है, यानी उसको समझने के लिए पेपर राइटिंग की ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर फर्दर डिटेल आपको चाहिए तो फिर आप पेपर में जा सकते हैं, ठीक है। अच्छा, टेक्निक्स क्या है समरी राइटिंग के टेक्निक्स? तो सबसे पहला जो बेस्ट टेक्निक है वो पैराफ्रेजिंग है, ठीक है। पैराफ्रेजिंग आप सारे जानते हैं? Yes, sir. क्या मतलब है पैराफ्रेजिंग? सर په خپل ورډ باندې او دغه چنچول یو آیډیا چنچول لیکل د رائټر. एग्जैक्टली, किसी का आइडिया है उसने अपने वर्ड्स में लिखा है, वही आइडिया वही कंसेप्ट आप अपने वर्ड्स में प्रेजेंट करते हैं तो उसको क्या कहते हैं? पैराफ्रेजिंग कहते हैं, ठीक है। पैराफ्रेजिंग का टेक्निक बहुत इंपॉर्टेंट है रिसर्च के लिए, याद रखें।
आपके पेपर में भी थर्ड क्वेश्चन में पैराफ्रेजिंग था, अगर आपको याद हो आपके मिड के पेपर में पैराफ्रेजिंग मैंने लिखा था उस पर कि आप पैराफ्रेज करें, आइडेंटिफाई करें और पैराफ्रेज करें, दो चीज़ें Yes. करनी है चीज़, ठीक है। Yes. यानी पहले आपने वो स्टेटमेंट आइडेंटिफाई करने थे कि इसमें प्रॉब्लम स्टेटमेंट से रिलेटेड कौन सा सेंटेंस है और फिर उसी सेंटेंस को पैराफ्रेज करना था, ठीक है। ये पेपर खैर एंड में फिर डिस्कस करते हैं, लेकिन यहाँ पे पैराफ्रेजिंग देखिए, पैराफ्रेजिंग टू पैराफ्रेज मींस टू कंप्लीटली एंड करेक्टली एक्सप्रेस अदर पीपल्स आइडियाज इन वंस ओन वर्ड्स, ठीक है। कंप्लीटली एंड करेक्टली दोनों इंपॉर्टेंट है। कंप्लीट कुछ चीज़ें मिस ना करें और करेक्ट भी हो, कुछ चीज़ अगर उसने एक तरफ का है आप दूसरा साइड ना कहें, यानी उसने मुखालिफत पे कहा है तो आप मुफाहिमत में ना कहें, ठीक है। कंप्लीट का करेक्ट का मतलब ये है किसी चीज़ की वैल्यू एक आई है आप दूसरी बता दे तो ये करेक्ट नहीं होगा, ठीक है। कंप्लीट का मतलब है कि आप कुछ डेटा मिस करें, ठीक है। तो पैराफ्रेजिंग में ये दो चीज़ें इंपॉर्टेंट है कि कंप्लीट होना चाहिए और करेक्ट होना चाहिए, वही आइडिया जो राइटर का है लेकिन आप अपने वर्ड्स में पेश करें, ठीक है। एग्जाम्पल्स यहाँ पे इंग्लिश से रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल है, ये यू हैव कुक्ड अस ऑल अ हार्ड पोटैटो, ये एक मुहावरा है, अ ट्रबलसम पर्सन और इशू, यानी ये चीज़ अगर डॉक्यूमेंट में आया है यू हैव कुक्ड अस ऑल अ हार्ड पोटैटो तो इसकी पैराफ्रेजिंग आप इस तरह कर सकते हैं, ट्रबलसम पर्सन और इशू, ठीक है। इसकी जगह पे आप ये लिख सकते हैं, या अगर ये आया है ट्रबलसम पर्सन या इशू आया है तो इसकी जगह पे आप ये मुहावरा यूज कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरह दूसरा एग्जांपल है प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, ठीक है। तो इसकी जगह पे फर्ज करें कि यहीं पे ये आया है तो इसकी जगह पे आप यही चीज लिख सकते हैं, इट इज बेटर टू प्रिवेंट समथिंग अनप्लेजेंट फ्रॉम हैपनिंग देन ट्राई टू पुट इट राइट आफ्टरवर्ड्स, ठीक है। यानी मतलब और आइडिया और कंसेप्ट सेम है लेकिन एक सेंटेंस को देखे कितना लिंकती है, किस तरह है, उसका पूरा स्ट्रक्चर डिफरेंट है, और दूसरा सेंटेंस देखे, ठीक है। तो ये पैराफ्रेजिंग का टेक्निक है, समझ गए इसको? Yes, sir. यस सर। अच्छा, आप पैराफ्रेजिंग की इम्पोर्टेंस क्या है? सबसे पहले इट हेल्प्स अस अंडरस्टैंड द ओरिजिनल बेटर, ठीक है। अगर ओरिजिनल मटेरियल या ओरिजिनल राइटिंग को हम अपने वर्ड्स में लिखेंगे तो उससे हमें ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ आ जाएगा, ठीक है। समझ आ रही? क्योंकि वो राइटर ने अपने स्टाइल में लिखा है, आप अपने स्टाइल में लिखेंगे तो आपको वही मटेरियल बहुत सही तरीके से या बेस्ट तरीके से आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह जिन लोगों को आप दिखाना चाहते हैं उनको भी बेस्ट तरीके से ये समझ आ जाएगा, ठीक है। इट हेल्प्स अस ग्रास्प द सेंट्रल आइडिया एंड द मेन पॉइंट्स, ठीक है। ये भी इम्पोर्टेंट है कि अगर कोई पैराग्राफ है उसमें सेंट्रल आइडिया क्या है या मेन पॉइंट्स क्या है, उसको अचीव करने के लिए, उसको निकालने के लिए भी पैराफ्रेजिंग एक बेस्ट तरीका है, इसमें भी ये हेल्प करता है। इट हेल्प्स अस राइट समरीज दैट आर ब्रीफ इन टू द पॉइंट एंड इन और ओन वर्ड्स, ठीक है। यानी समरी राइटिंग के लिए भी ये एक टेक्निक है। पैराफ्रेजिंग क्या है? समरी राइटिंग का एक टेक्निक है। तो ये इम्पोर्टेंट जो इम्पोर्टेंस है पैराफ्रेजिंग के, ये 3 पॉइंट्स है। इसमें अगर किसी का कोई क्वेश्चन है, समझ नहीं आया तो अभी बता दें पैराफ्रेजिंग से हमें क्या फ़ायदा होता है, ठीक है, या किस तरह हमारी हेल्प करता है पैराफ्रेजिंग। समझ आ रही है सबको ये? यस सर, क्लियर है। Yes, sir. ठीक है। अब पैराफ्रेजिंग करेंगे किस तरह, स्टेप्स देखें। सबसे पहले रीड द ओरिजिनल केयरफुली, ठीक है, एंड कंप्रहेंड इट्स मीनिंग होली एंड करेक्टली, ठीक है। जो ओरिजिनल मटेरियल है उसको केयरफुली रीड करें। मैंने आपको पहले भी कहा था कि जो रिसर्च पेपर की राइटिंग होती है वो
एज सिंपल नहीं है जिस तरह के बुक्स में है, ठीक है। पेपर्स की राइटिंग थोड़ा कॉम्प्लेक्स किस्म के होते हैं, तो इस वजह से बहुत ज़्यादा केयर की ज़रूरत होती है। केयरफुली उसको रीड करें और फिर अपने दिमाग में अपने ज़ुबान में वही चीज़ कहें। सिंपली यही है कि वही चीज़ अपने ज़ुबान में पुश्तों में कहे कि इसका क्या मतलब है। एक पैराग्राफ आपने रीड कर दिया, बार बार रीड करें, अगर एक दफ़ा आपको समझ नहीं आता, ठीक है, और फिर वही चीज़ आप दोबारा पुश्तों में किसी दोस्त को कहे कि ये इस पैराग्राफ का मतलब ये है, मेरे जहन में ये बनता है, आप बताएं कि इसमें कुछ मैंने गलती की है या कुछ कमी की है या बिल्कुल करेक्ट भी है और कंप्लीट भी, ठीक है। Consider the original article as a whole, not in isolated sentences. समझ आ रही है? यानी आप क्या कर रहे हैं, पैराफ्रेजिंग कर रहे हैं। लेट सपोज आप एक पैराग्राफ की पैराफ्रेजिंग कर रहे हैं, एक पैरा है और उस पैराग्राफ की जब आप पैराफ्रेजिंग करते हैं तो उस पैराग्राफ के अलग अलग सेंटेंसेस आप जहन में नहीं लाएंगे, उसको एज अ होल देखेंगे कि एज अ होल इस पैराग्राफ का पूरा कंसेप्ट और मेन पॉइंट्स इसमें क्या क्या चीज़ है। समझ आ रही है? Then grasping the central ideas, the central idea या main idea is the most important piece of information the author wants you to know about the concept of a paragraph. ये आपको पता है कि हर पैराग्राफ में एक पॉइंट होता है, मेन पॉइंट, ठीक है, और उसी मेन पॉइंट को उस पैराग्राफ का मेन आइडिया या सेंट्रल आइडिया या सेंट्रल थीम कहते हैं, ठीक है। अमूमन ये स्टार्टिंग जो सेंटेंस होता है हर पैराग्राफ का, उसी में अमूमन ये मेन आइडिया गिवन होता है, ठीक है। और जिस सेंटेंस में मेन आइडिया या मेन कंसेप्ट गिवन है किसी भी पैराग्राफ का, उस सेंटेंस का नाम होता है टॉपिक सेंटेंस या थीसिस सेंटेंस। समझ आ रही है? उस सेंटेंस को क्या कहते हैं, टॉपिक सेंटेंस या थीसिस सेंटेंस। जरूरी नहीं है हर वक्त बिल्कुल टॉप पे होगा, लेकिन अमूमन स्टार्टिंग सेंटेंस में ये मेन आइडिया गिवन होता है, ठीक है। क्योंकि पैराग्राफ का स्ट्रक्चर अगर आप देखेंगे इंग्लिश के क्लासेस में शायद आपने पढ़ा होगा, पैराग्राफ के स्ट्रक्चर में एक होता है टॉपिक सेंटेंस, ठीक है, फिर उसके बाद सपोर्टिंग सेंटेंसेस, ठीक है, फिर सपोर्टिंग आइडियाज, इसी तरह फिर उसके एग्जांपल्स, और ये सारी चीज़ें कंबाइन करके एट द एंड ऑफ द पैराग्राफ जो पैराग्राफ का लास्ट सेंटेंस होता है वो फिर क्या चीज़ होता है, फॉर समराइजिंग द मेन आइडिया। यही मेन आइडिया जो ऊपर पहले बयान किया गया, फिर उसको डिस्कस किया गया विद एग्जांपल्स, फिर उसको समराइज करते हैं। पैराग्राफ का हर पैराग्राफ का यही स्ट्रक्चर होता है अगर सही लिखा गया है, ठीक है। तो इस स्ट्रक्चर में आपने मेन चीज फाइंड करना है, मेन आइडिया कौन सा है, ठीक है। पैराफ्रेजिंग के लिए मेन आइडिया इंपॉर्टेंट है, सेंट्रल आइडिया ऑफ द पैराग्राफ। Sometimes the topic sentence can tell you the main idea of paragraph. If you cannot find one, then write your own topic sentence by combining important ideas from 2 or more sentences in the sections. समझ आ रही है? बाज़ औक़ात अगर आपको टॉपिक सेंटेंस नहीं मिल रहा है, यानी मेन आइडिया आप फाइंड नहीं कर सकते, ठीक है, तो फिर जो है उसमें इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है वो आप क्या करें, कंबाइन करें। 2 सेंटेंसेस में इम्पोर्टेंट पॉइंट्स बयान किए गए हैं या एक सेंटेंस में है, उसको अपने वर्ड्स में पेश करें। तो ये ग्रास्पिंग द सेंट्रल आइडिया का तरीका है। नेक्स्ट इसमें समरी में इम्पोर्टेंट चीज़ ये भी है कि समरी कंडेंस फॉर्म में होता है, यानी आपको पता है ओरिजिनल पेपर 12-13 पेजेस है और समरी 1 पेज है, या अमूमन 1/3 या 1/4 होता है समरी, ठीक है। तो कंडेंसेशन किस तरह करेंगे, कंडेंसेशन का तरीक़ाकार क्या है, प्रोसीजर क्या है, कम करने का तरीका क्या है कि ओरिजिनल वर्क को हम वही सेम कंप्लीट भी है, करेक्ट भी है, लेकिन उसको कम जगह में प्रेजेंट करें। तो उसके लिए जो तरीक़ाकार है, स्टेप्स है, वो ये है, यूज़ सिनोनिम और सिनोनिमस फ्रेजेस। सिनोनिम यूज़ करें। सिनोनिम ऐसे वर्ड्स होते हैं
जो वर्ड्स डिफरेंट है लेकिन उसके मीनिंग सेम है, और सिनोनिमस फ्रेजेस कंप्लीट फ्रेज है जो डिफरेंट अंदाज से कहा गया है लेकिन मतलब उसका सेम है। जिस तरह यहाँ पे कहता है ही हैड अ गुड कमांड ऑफ इंग्लिश। नजर आ रहे हैं सबको? यस सर, यस सर। यस सर। ये आपको मैं वो इंग्लिश वाली चीज़ें बता रहा हूँ। इंग्लिश मुझे भी ज़्यादा नहीं आता लेकिन जो थोड़ा बहुत पता है वो मैं डिस्कस कर रहा हूँ, और ये चीज़ें आपको रिक्वायर्ड होगी हर चीज़ में, प्रपोजल राइटिंग में, थीसिस राइटिंग में, क्योंकि हर चीज़ में प्लेजरिज्म चेक है, और प्लेजरिज्म चेक आप इन तरीकों से आप ख़त्म कर सकते हैं। ठीक है, सो ही हैड अ गुड कमांड ऑफ इंग्लिश, यही सेंटेंस आप किस तरह कह सकते हैं ताकि कंडेंस भी हो, कम भी हो, ठीक है, और मतलब भी सेम हो? कोई बता सकता है? He is good at English. ही इज गुड एट इंग्लिश, ये कंडेंस भी हो गया और सिंपल भी है। ये देखिए यहाँ पे कहता है ही न्यू इंग्लिश वेल, सेम मतलब है। ही इज गुड एट इंग्लिश भी ठीक है, ही न्यू इंग्लिश वेल ये भी ठीक है, सेम मतलब है तमाम सेंटेंसेस का। वही बात है, हम इस तरह भी कह सकते हैं कंडेंस फॉर्म में। इज दैट क्लियर? Yes, sir. दूसरा तरीका है चेंज द स्ट्रक्चर ऑफ सिंपल सेंटेंसेस। स्ट्रक्चर ऑफ सिंपल सेंटेंसेस, अगर किसी डॉक्यूमेंट में सिंपल सेंटेंसेस है, यानी सिंपल सेंटेंसेस मीन वो सेंटेंसेस जो जिसमें सिर्फ एक पॉइंट के बारे में बताया गया है, सिंपल तरीके से बताया गया है, उसको कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस में कन्वर्ट करें। 2-3 सेंटेंसेस आप कंबाइन करके एक सेंटेंस बनाएं। समझ आ रही है? तो इस तरीके से भी वो प्लेजरिज्म से भी बच जाएगा, पैराफ्रेजिंग भी हो गई और कंडेंस भी हो गया। ठीक है, वो क्या है? जिस तरह ये माय ब्रदर हैज एन अप्रिसिएशन ऑफ मॉडर्न आर्ट, माय ब्रदर हैज एन अप्रिसिएशन ऑफ मॉडर्न आर्ट। याद है कि माय ब्रदर अप्रिशिएट्स मॉडर्न आर्ट। इसमें सिंपल ये है कि इसमें स्ट्रक्चर चेंज हो गया, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस नहीं बना, सिर्फ स्ट्रक्चर चेंज हो गया। समझ आ रही है? जो सेंटेंस का स्ट्रक्चर है, फर्स्ट में स्ट्रक्चर डिफरेंट है, माय ब्रदर हैज एन अप्रिसिएशन ऑफ मॉडर्न आर्ट, ठीक है। दूसरे का स्ट्रक्चर देखिए, माय ब्रदर अप्रिशिएट्स मॉडर्न आर्ट। दोनों का बिल्कुल सेम वर्ड है, कोई डिफरेंस नहीं है, सेम मीनिंग है, कंप्लीट है। मीनिंग जो ऊपर कहा गया है वो नीचे में भी बताया गया है, ठीक है, कंप्लीट भी है, करेक्ट। हेलो, स्पीक, माइक ऑफ करें प्लीज। इसका माइक ऑन है, माइक ऑफ करें। बंद कर दिया सर उसने। ओके। ठीक है, नेक्स्ट है वेज ऑफ कंडेंसेशन में टर्न कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस इनटू सिंपल सेंटेंसेस। यानी एक ये भी कर सकते हैं कि सिंपल सेंटेंसेस आप कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन अमूमन ये मुश्किल होता है स्टार्टिंग लेवल पे। आगे जब आप एक्सपर्ट राइटर बनेंगे तो फिर आप कर सकते हैं सिंपल सेंटेंसेस को आप कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। आसान तरीका ये है कि आप कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस मोहम्मद यासीन सर। ठीक है, तो नेक्स्ट है कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस को किस तरह सिंपल सेंटेंसेस में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। वो है जिस तरह ये देखें, he received a welcome that was as cold as ice। अब ये एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, इसमें दो आइडियाज है, एक वेलकम रिसीव किया और दूसरा वेलकम की जो प्रॉपर्टी है, किस किस्म का वेलकम था वो भी बयान किया गया। तो दो
पॉइंट है इसमें, ठीक है। तो इस वजह से इसको कम्प्लेक्स सेंटेंस कहते हैं। तो इसको कन्वर्ट करें सिंपल सेंटेंसेस में। अब यहाँ देखिए, ही रिसीव्ड एन आईसी वेलकम, ही रिसीव्ड एन आईसी वेलकम, सेम कंसेप्ट है, सेम वही चीज़ है, ठीक है। लेकिन सिर्फ इसको सिंप्लीफाई किया सेंटेंस को, और देखिए थीम सेम है, आइडिया सेम है, कंसेप्ट सेम है, नो डिफरेंस, और शॉर्ट भी हो गया। तो ये समरी राइटिंग के लिए अब ये बहुत बेस्ट सेंटेंस है, ठीक है। इसी तरह कंबाइन द सेंटेंसेस, सेंटेंसेस आप कंबाइन भी कर सकते हैं। जिस तरह ये सेंटेंसेस देखें, हरी अप इफ यू डोंट यू विल मिस द ट्रेन, हरी अप इफ यू डोंट यू विल मिस द ट्रेन। में एक सेंटेंस हरी अप है, दूसरा सेंटेंस इफ यू डोंट यू विल मिस द ट्रेन, ठीक है। और दूसरे सेंटेंसेस में फिर दो फ्रेजेस है, इफ यू डोंट यू विल मिस द ट्रेन, अलग अलग फ्रेजेस, ठीक है। इसको कंबाइन किया तो देखिए, हरी अप और यू विल मिस द ट्रेन, हरी अप और यू विल मिस द ट्रेन। क्लियर है? यस सर। तो इसमें दो सेंटेंसेस कंबाइन किए हैं, ठीक है। और वो जो फ्रेजेस थे वो भी कम हो गए। तो इसमें ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि कुछ स्टूडेंट्स हैं प्लेजरिज्म को ख़त्म करने के लिए वो क्या करते हैं, वो वर्ड्स चेंज करते हैं। ओरिजिनल में फ़र्ज़ करें कोई वर्ड यूज़ हुआ है स्ट्रक्चर, तो वो देखता है कि स्ट्रक्चर के लिए मैं कौन सा वर्ड यूज़ करूँ, ठीक है। तो ये तरीका ठीक नहीं है कि आप वर्ड्स चेंज करें, क्योंकि कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिस तरह हमारे इंजीनियरिंग से रिलेटेड इम्पोर्टेंट वर्ड्स हैं, तो वो वर्ड्स तो आप चेंज नहीं कर सकते। हमारे यहाँ पे एक MS स्टूडेंट था, उसकी थीसिस में प्लेजरिज्म ज़्यादा था, तो मैंने उनसे कहा कि इसको पैराफ्रेज करे, दोबारा चेंज करके आ जाए, ठीक है। तो वो ऑनलाइन सॉफ्टवेयर मुख्तलिफ मौजूद है, वो आपके लिए पैराफ्रेजिंग भी कर सकती है, ठीक है। लेकिन वो ऑनलाइन सॉफ्टवेयर जो है, वो जो सोर्सेज है, उनको ये पता नहीं है कि ये टेक्निकल चीज़ है या क्या चीज़ कह रहा है, ठीक है। वो हमेशा बस वर्ड्स का आपके लिए मुख्तलिफ वर्ड ढूंढ लेता है और वो उसमें लगा देता है, ठीक है। तो उसने जो थीसिस था वो किसी ऑनलाइन सॉफ्टवेयर के ज़रिए चेंज किया है, ठीक है। तो चेंज किया है और फिर देखा भी नहीं है कि क्या लिखा है। तो उसमें चूँकि उसका प्रोजेक्ट अर्थक्वेक से रिलेटेड था, तो उसमें अब देखिए प्रोजेक्ट अर्थक्वेक से रिलेटेड है, तो अर्थक्वेक उसके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट वर्ड है, ठीक है। अर्थक्वेक वर्ड आप चेंज नहीं कर सकते, लेकिन उस सॉफ्टवेयर ने क्या किया था, अर्थक्वेक की जगह पे जहाँ जहाँ पे अर्थक्वेक है थीसिस में, वहाँ पे लिखा था हार्ट ब्रेकिंग। समझ आ रही है? वहाँ पे लिखा था हार्ट ब्रेकिंग, ठीक है। इस तरह हम कहते हैं कि इन 2005 एन अर्थक्वेक ऑफ मैग्नीट्यूड दिस मच अकर, तो उसमें क्या लिखा था, इन 2005 अ हार्ट ब्रेकिंग ऑफ दिस मच मैग्नीट्यूड अकर। समझ आ रही है? हेलो जी सर, यस सर, आ गई समझ। यस सर, ठीक है। तो ये मतलब कहने का ये है कि ये सिर्फ वर्ड चेंज करने को नहीं कहते पैराफ्रेजिंग, ठीक है। पैराफ्रेजिंग में आप बहुत सारे ये सारे टेक्निक्स आप यूज़ कर सकते हैं, कंडेंस कर सकते हैं, सिंपल सेंटेंसेस को कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस को सिंपल में कन्वर्ट कर सकते हैं, 2-3 सेंटेंसेस आप कंबाइन कर सकते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं, टेंस चेंज कर सकते हैं, वॉइस चेंज कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें आप करेंगे तो इससे पैराफ्रेजिंग सही तरीके से हो जाएगी और प्लेजरिज्म से भी आपका जो डॉक्यूमेंट है वो बच जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, जब आप ये सारे कर देते हैं किसी डॉक्यूमेंट, अब ये मैं किस हवाले से कह रहा हूँ, मैं आपको एक तो समरी के हवाले से कह रहा हूँ कि आप फर्ज करें समरी लिख रहे हैं, और दूसरा मैं आपको ये लिटरेचर रिव्यू के लिए, ख़ासतौर पे लिटरेचर रिव्यू के लिए मैं कह रहा हूँ, ठीक है। तो आपने एक पैराग्राफ पढ़ लिया, उस पर ये अब आपने अपना राइटिंग शुरू किया, तो उस पर ये सारे टेक्निक्स यूज़ करें और उसी पैराग्राफ के आउटलाइन, सबसे पहले आउटलाइन बनाएं कि उसमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है, जो मेन चीज़ें हैं, वो आप आउटलाइन के फॉर्म, आउटलाइन का मतलब है पूरा सेंटेंसेस नहीं, मेन चीज़ उसमें अर्थक्वेक के बारे में कहता है तो अर्थक्वेक अकर्स इन 2005 इस तरह लिखे, ठीक है। या कोई और है तो ये आउटलाइन लिखे सर, ठीक है। आउटलाइन लिखने के बाद फिर आप क्या करें, समरी जो आप लिख रहे हैं इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, इम्पोर्टेंस के बारे में थोड़ा बताएं।
ये समरी मैं किस लिए लिख रहा हूँ, इसका फ़ायदा क्या है। लिटरेचर रिव्यू में आप किसी पैराग्राफ को समराइज कर रहे हैं तो वहाँ पे क्यों समराइज करते हैं उसके बारे में भी बताएं, ठीक है। नेसेसरी एलिमेंट्स फॉर अ गुड समरी क्या है, यानी मैं इस पैराग्राफ की समरी लिख रहा हूँ तो क्या क्या चीज़ें इसमें इम्पोर्टेंट है वो आप उठाएं। ये कौन है जो माइक ऑन कर रहा है? और नेक्स्ट है इसमें प्रॉपर साइटेशन। प्रॉपर साइटेशन मीन कि लिटरेचर रिव्यू में आप किसी का आइडिया समराइज करते हैं तो उसमें साइटेशन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, यानी टाइटल उस पेपर का, अथर, सोर्स और डेट ऑफ पब्लिकेशन एंड टेक्स्ट, ठीक है। ये सारी चीज़ें उसमें इम्पोर्टेंट है। जर्नल आर्टिकल है या कॉन्फ्रेंस पेपर है या बुक है, किस चीज़ से लिया है, ठीक है। इन नोट का जो मैंने आपको तरीका बताया। Thesis statement या topic sentence, the topic or general subject matter of the text। इस तरह मैंने पहले आपको बताया कि मेन आइडिया या सेंट्रल आइडिया किस चीज में होता है, थीसिस स्टेटमेंट या टॉपिक सेंटेंस में होता है। तो अगर आपने किसी का पैराग्राफ पढ़ना है तो सबसे पहले उसमें आप मालूम करें कि टॉपिक सेंटेंस उसमें कौन सा है, मेन आइडिया कौन सा है, ठीक है। मेन आइडिया कहाँ पे होगा, टॉपिक सेंटेंस या थीसिस स्टेटमेंट में। अमूमन स्टार्टिंग में होता है, बाज़ औक़ात समराइज फॉर्म में एंड पे गिवन होता है, ठीक है, पैराग्राफ के एंड। The author's major assertion, comment or position on the topic। ये क्या चीज़ है, ये टॉपिक सेंटेंस है कि अतर का जो पोजीशन है इस टॉपिक के हवाले से, अतर का क्या पोजीशन है, क्या सजेशन है, क्या assertion है, क्या कमेंट करता है, ठीक है। सपोर्टिंग आइडियाज़, ये असल में जहाँ से अगर आप देखें ये हाउ टू राइट अ समरी है, तो हाउ टू राइट अ समरी का मतलब है कि आपने पूरे आइडियाज़ उठा लिए लेकिन आइडियाज़ लिखना है, आउटलाइन आपके पास आ गए तो आउटलाइन अभी आपने किस तरह स्टार्ट करना है, सबसे पहले आप टॉपिक सेंटेंस से शुरू करें, ठीक है। टॉपिक सेंटेंस, पहला सेंटेंस आप अपना क्या लिखे, टॉपिक सेंटेंस लिखे, यानी जो मेन आइडिया है या जो मेन कंसेप्ट है उसके बारे में लिखे फर्स्ट सेंटेंस, ठीक है। फिर उसके बाद जब फर्स्ट सेंटेंस हो जाता है तो फिर उसके बाद सेकंड सेंटेंस पे आ जाए और सेकंड सेंटेंस में सपोर्टिंग आइडियाज़ हैं। सपोर्टिंग आइडियाज़ मीन उस मेन कंसेप्ट को समझने के लिए किसी आइडिया की ज़रूरत है तो वो सपोर्टिंग आइडिया के बारे में एक सेंटेंस या दो सेंटेंसेस आप लिख सकते हैं, ठीक है। और हर सपोर्टिंग आइडिया के साथ आप क्या लिख सकते हैं, एग्जाम्पल भी दे सकते हैं, सपोर्टिंग आइडिया से रिलेटेड एग्जाम्पल भी आप पेश कर सकते हैं, तो उससे वो जो मेन कंसेप्ट है पैराग्राफ का वो समझ आ जाएगा, ठीक है। और इसमें आप ये भी ज़रूर मेंशन करें कि इस सपोर्टिंग आइडिया का मेन कंसेप्ट या टॉपिक सेंटेंस के साथ ताल्लुक क्या है, समझ आ रही है। और द अदर्स पर्पस इन राइटिंग, और क्यों आप ये में सपोर्टिंग आइडियाज़ डालते हैं। सपोर्टिंग आइडियाज़ ये याद रखिए समरी राइटिंग में बहुत ज़्यादा आप नहीं डालेंगे, कोशिश करेंगे मिनिमाइज। नो पर्सनल ओपिनियंस, आइडियाज़ एंड इन्फरेंसेस, ठीक है। समरी आप लिख रहे हैं तो उसमें आप पर्सनल ओपिनियन, सजेशन, आइडियाज़ वगैरह आप नहीं डालेंगे, जो ओरिजिनल है वही आप प्रेजेंट करें, ठीक है। क्लियर है? यस सर। सर जी जी, सर। जी। सर सपोर्टिंग आइडियाज क्या है सर? सर दोबारा बताएं सर, इंट्रोडक्शन इसका। देखिए आपका कोई मेजर पॉइंट है, अभी मेरे पास एग्जांपल इस तरह नहीं है, लेकिन आप कोई आइडिया आप लिखना चाहते हैं, कोई आइडिया है तो ये याद रखिए हर आइडिया का एक पॉइंट होता है, एक मेन पॉइंट एक होता है, मेन कंसेप्ट एक ही होता है।
हर पैराग्राफ में भी मेन कंसेप्ट एक होता है। अगर आप रीड करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि हर पैराग्राफ का मेन कंसेप्ट एक है। तो वो जो मेन कंसेप्ट है, ये मैं आपको समरी राइटिंग का तरीका बता रहा हूँ कि वो मेन कंसेप्ट आप सबसे पहले क्या करें, वो मेन कंसेप्ट के बारे में एक सेंटेंस लिखें। ठीक है, क्लियर है? यस सर। फिर मेन कंसेप्ट वाला सेंटेंस हर किसी को आसानी से समझ नहीं आएगा, तो उसके समझाने के लिए आप सपोर्टिंग सेंटेंसेस, सपोर्टिंग आइडियाज डालते हैं। समझ आ रही है? दूसरा सेंटेंस टॉपिक सेंटेंस के साथ दूसरा सेंटेंस जो आप लिखेंगे तो वो क्या होता है, वो होता है सपोर्टिंग आइडिया या सपोर्टिंग सेंटेंस। इस सपोर्टिंग सेंटेंस का मकसद सिर्फ मेन आइडिया को समझाने में हेल्प करना है। समझ आ रही है? जी सर। और फिर सपोर्टिंग सेंटेंस के साथ आप क्या लिख सकते हैं, एग्जाम्पल भी दे सकते हैं। ठीक है, तो हर पैराग्राफ अगर आप सही राइटिंग देखेंगे तो हर पैराग्राफ में कुछ मेन चीज़ें हैं। ये जब आप मैंने जब आइल्स के लिए तैयारी कर रहा था तो आइल्स में पैराग्राफ राइटिंग का तरीका बता रहा था। तो तरीका ये है कि सबसे पहले आपने क्या लिखना है, टॉपिक सेंटेंस लिखना है फर्स्ट लाइन में। टॉपिक सेंटेंस मीन मेन आइडिया। आपको फर्ज करें आपको कहा गया कि किसी लेट्स सपोज एक स्कूल है या जिस तरह हम एसेज लिखते हैं, मॉर्निंग वॉक है या इवनिंग वॉक है या बेस्ट टीचर है या जो भी चीज़ है उस पर आप ऐसे लिखते हैं, कुछ राइटिंग करते हैं। तो अभी जहन में कुछ भी नहीं है, ठीक है, तो सबसे पहले आप क्या करें, आउटलाइन बनाएं। आउटलाइन किस तरह बनाएंगे कि बेस्ट टीचर है, बेस्ट टीचर में इसको क्यों कहता हूँ, क्योंकि इसमें ये प्रॉपर्टी है, ये प्रॉपर्टी है, ये प्रॉपर्टी है। समझ आ रही है? अच्छा, अब आपने ये आउटलाइन बना ली। अब हर एक प्रॉपर्टी पे आप एक एक पैराग्राफ लिख सकते हैं। अब तो सिर्फ एक प्रॉपर्टी की मतलब एक प्रॉपर्टी के बारे में ये इतना इंफॉर्मेशन है कि लेट सपोज ये वक्त पे क्लास में आता है और वक्त पे क्लास से जाता है, ठीक है, तो ये एक प्रॉपर्टी है, ठीक है। अब इस प्रॉपर्टी पे आप एक पूरा पैराग्राफ लिख सकते हैं। तरीका ये है कि आप इस प्रॉपर्टी को टॉपिक सेंटेंस में प्रेजेंट करें, यानी स्टार्टिंग सेंटेंस में, ठीक है, समझ गए। और फिर इस आइडिया को सपोर्ट करने के लिए एक या दो सपोर्टिंग सेंटेंसेस आप लिख सकते हैं। समझ आ रही है? एक टॉपिक सेंटेंस हुआ और इस बात को सपोर्ट करने के लिए, मोर अंडरस्टैंडिंग के लिए आप दूसरा सेंटेंस लिखे, वो सपोर्टिंग आइडिया हो गया। फिर उस सपोर्टिंग आइडिया के साथ एग्जांपल भी लिख सकते हैं। तो हर पैराग्राफ में एक मेन टॉपिक यानी टॉपिक सेंटेंस, एक या दो सपोर्टिंग आइडियाज और हर सपोर्टिंग आइडिया के साथ एग्जांपल और फिर समराइजिंग या कंक्लूडिंग सेंटेंस। समझ आ रही है? तो ये सारी अगर आप सैंडविच करें, ये सारी चीजें आप कंबाइन करें तो इससे एक पैराग्राफ बन जाता है। इज दैट क्लियर? यस सर। इससे एक पैराग्राफ बन जाता है। सपोर्टिंग आइडिया मीन के जो उस मेन आइडिया को समझाने में हेल्प करता है, वो सेंटेंसेस, ठीक है। अब जब आप कंक्लूडिंग सेंटेंस जब आप किसी भी पैराग्राफ का लिखते हैं तो वो कंक्लूडिंग सेंटेंस बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। वो एक तो इस पूरे पैराग्राफ का कंक्लूजन लिखता है कि इस पूरे पैराग्राफ में आप क्या समझते हैं या आपका क्या ख्याल है, आपने क्या उठाया इस पूरे पैराग्राफ से, ठीक है। दूसरा वो जो कंक्लूडिंग सेंटेंस है उसमें ऐसे कीवर्ड्स रखते हैं, ऐसे वर्ड्स उसमें डालते हैं कि वो जो कमिंग पैराग्राफ है, दूसरा पैराग्राफ जिसमें दूसरी प्रॉपर्टी हम बयान करेंगे, वो इस फर्स्ट के साथ लिंक करता है। तो इस तरीके से डॉक्यूमेंट में क्या आ जाता है, फ्लो, कंटिन्यूटी, वो जो प्रॉपर्टीज है वो इस तरीके से आ जाता है, ठीक है। क्लियर है? यस सर, क्लियर है। अच्छा, स्ट्रक्चर ऑफ राइटिंग, ये वही अच्छा किस तरह आप लिखेंगे तरीका आपको बता रहे हैं कि आप राइटिंग में यानी जब आप अपने लिटरेचर रिव्यू लिखते हैं, ख़ास तौर पे ये जो समरी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, इसका मेन मकसद मेरा ये है कि आपको लिटरेचर रिव्यू राइटिंग की थोड़ा बहुत समझ आ जाए और उस पर आप प्रैक्टिस शुरू कर सकें, ठीक है। तो इसमें कोशिश करें अवॉइड डायरेक्ट कोटेशन। डायरेक्ट कोटेशन आप बिल्कुल अवॉइड करें। समझ आ रही है? डायरेक्ट कोटेशन मीन कि किसी अतर ने जिस तरह कहा है उसी तरह
ये अलाउड है, हालांकि अलाउड है लेकिन बाज़ फील्ड में अलाउड है, इंजीनियरिंग में या टेक्निकल फील्ड्स में ये ज़्यादातर लोग यूज़ नहीं करते, ठीक है। डायरेक्ट कोटेशन यूज़ नहीं करते, डायरेक्ट कोटेशन मैंने पढ़ाया भी है आपको, ठीक है। यूज ट्रांजिशनल वर्ड्स, ट्रांजिशनल वर्ड यूज़ करें। ट्रांजिशनल वर्ड्स जो है, ये सारे ट्रांजिशनल वर्ड्स मुझे कई मिले हैं। इसमें देखें, ट्रांजिशनल वर्ड का मकसद ये होता है कि अगर हम किसी चीज़ पे ज़्यादा स्ट्रेस देते हैं या एक सेंटेंस के साथ दूसरा सेंटेंस कंबाइन करते हैं, ठीक है, या एक आइडिया का दूसरे आइडिया के साथ कंट्रास्ट शो करते हैं या कोई ऑर्डर शो करते हैं कि पहला ये है या ये है या ये है, ठीक है, तो उसके लिए आप ये वाले वर्ड्स यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो इससे ट्रांजिशन का मतलब है कि उससे हमारा वो मकसद पूरा हो जाता है। ट्रांजिशन का मतलब है कि इन वर्ड्स का सिंपली एक मतलब नहीं होता, बल्कि ये दो तीन चीज़ों को कंबाइन भी करता है, ठीक है। तो सबसे पहले एम्फेसिस के लिए ये वर्ड्स आप यूज़ कर सकते हैं, यानी किसी आइडिया पे आप बहुत ज़्यादा जोर देना चाहते हैं तो ये आप यूज़ कर सकते हैं। अनडाउटली, ठीक है, अनक्वेश्चनेबली, ऑब्वियसली, particularly, in particular, especially, clearly, importantly, absolutely, definitely, without a doubt, ठीक है, indeed, it should be noted। ये इस किस्म के वर्ड्स आप किस चीज़ के लिए, किसी सेंटेंस या किसी आइडिया पे आप ज़्यादा स्ट्रेस देना चाहते हैं। समझ आ रही है? यस सर, आ रही है समझ। अगर फर्ज करें आप एक बार एक पॉइंट के बारे में या एक चीज़ के बारे में आपने कह दिया और उसी के साथ दूसरा चीज़ भी आप लिंक करना चाहते हैं, ठीक है, तो वो लिंकेज के लिए एडिशन वाले जो ट्रांजिशन वर्ड्स है ये यूज़ कर सकते हैं, जिस तरह along with, apart from this, moreover, furthermore, also, to, as well as that, besides, ठीक है, in addition to this, not only but also, in addition to this, additionally and additional, ये सारे वर्ड्स एडिशन के लिए आप यूज़ कर सकते हैं। कंट्रास्ट के लिए, यानी एक आतर कहता है कि ये काम इस तरह हो रहा है, दूसरा कहता है नहीं ये इस तरह है, ठीक है, तो ये unlike, nevertheless, on the other hand, nonetheless, despite, in spite of, in contrast to, contrary to this idea, whereas, alternatively, conversely, even so, differing from, ये सारे ट्रांजिशन वर्ड्स है कंट्रास्ट के लिए आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरह ऑर्डर के लिए, यानी तरतीब आप शो करते हैं, फॉलोइंग आर द क्लासेस आर द कंपोनेंट्स ऑफ दिस फिनोमेना, एट दिस टाइम देयर आर 8 नंबर ऑफ दिस, ठीक है, प्रीवियसली, फर्स्टली, फर्स्ट, second, secondly, third, thirdly, finally, subsequently, above all, before, last but not least, first and foremost, ये सारे ऑर्डर के लिए ये ट्रांजिशन वर्ड्स आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। क्लियर है? लेंथ कितना होना चाहिए? समरी का अमूमन लेंथ जो है 1/4 या 1/3 ऑफ द ओरिजिनल होता है, ठीक है। स्टेप्स इन राइटिंग अ समरी, क्या स्टेप्स है, किस तरह लिखेंगे, ठीक है। ये यहाँ पे आर्टिकल के लिए लिखा है, किसी पैराग्राफ के लिए भी हो सकता है, किसी बुक के लिए भी हो सकता है, ठीक है। तो सबसे पहले रीड द आर्टिकल, आर्टिकल रीड करें। क्यों रीड करें? टू अंडरस्टैंड द आर्टिकल एंड फाइंड द जनरल थीम, ठीक है। आर्टिकल को समझने की कोशिश करें और उसका जनरल थीम मालूम करें, यानी सेंट्रल आइडिया उस आर्टिकल का, मेन थीम क्या है, मेन आइडिया क्या है, ठीक है। फिर दोबारा रीड द आर्टिकल, दोबारा रीड करें और अब इसमें क्या करें, डिवाइड इनटू सेक्शंस एंड लेबल ईच सेक्शन। अब इस आर्टिकल को सेक्शंस में डिवाइड करें और हर एक सेक्शन को लेबल करें, जिस तरह मैंने आपको एग्जाम में क्वेश्चन दिया था समरी का, एब्स्ट्रैक्ट का, तो उस एब्स्ट्रैक्ट को आपने पढ़ लिया, फिर उसको सेक्शंस में डिवाइड करें कि ये वाला सेंटेंस जो है ये
प्रॉब्लम स्टेटमेंट से है, ये वाला सेंटेंस ऑब्जेक्टिव से है, ये वाला सेंटेंस मेथोडोलॉजी से रिलेटेड है, ये कंक्लूजन से रिलेटेड है। डिवाइड करें और हर एक सेक्शन के ऊपर लेबल करें, लिखे कि ये इस सेक्शन में ये बात कह रहा है, इस सेक्शन में ये कह रहा है, ठीक है। अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंट पार्ट्स, ठीक है। हर एक सेक्शन में अब जो इम्पोर्टेंट पार्ट्स है या जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है वो आप नोट करें, ठीक है। और फिर राइट वन सेंटेंस समरीज। वन सेंटेंस समरीज का मतलब क्या है, ये आपने एक एक पैराग्राफ पढ़ना है ओरिजिनल डॉक्यूमेंट का, और हर एक पैराग्राफ के लिए आपने ये तरीका यूज करना है, जो तरीका मैंने बता दिया आपको कि डिवाइड करें सेक्शंस में, हर एक सेक्शन के ऊपर लिखे, उसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखे, ठीक है। और फिर उसके बाद उस पूरे पैराग्राफ के लिए आप क्या करें, एक सेंटेंस लिखें। समझ आ रही है? यस सर। क्योंकि पूरे पैराग्राफ में सिर्फ एक ही पॉइंट होता है, ज्यादा चीजें नहीं है, बाकी सपोर्टिंग आइडियाज है और एग्जांपल्स है, तो समरी राइटिंग में उनकी जरूरत नहीं है। तो एक पैराग्राफ से आपने वन सेंटेंस बनाना है, ठीक है। समराइज ईच सेक्शन या ईच पैराग्राफ ऑफ थॉट इनटू वन सेंटेंस। क्लियर है? क्लियर यस है? सर। तो हर पैराग्राफ के लिए लेट सपोज आपने एक एक सेंटेंस लिख दिया, समझ आ रही है? फिर उसके बाद आपने क्या करना है, फार्मूलेट द थीसिस स्टेटमेंट। अब आप अपना समरी लिख रहे हैं तो सबसे पहले आपने थीसिस यानी टॉपिक स्टेटमेंट लिखना है, ठीक है। तो वो टॉपिक स्टेटमेंट आप फार्मूलेट करें। टॉपिक स्टेटमेंट ये याद रखें, वो किसी एक, ये जो आपने अभी सारे सेंटेंसेस लिखे हैं, 2 3 या 4 5 सेंटेंसेस या 10 सेंटेंसेस आपने लिखे हैं, वो इनमें से किसी एक का आइडिया नहीं होगा, बल्कि वो तमाम का आइडिया होगा। तो वो टॉपिक सेंटेंस आप सबसे पहले लिखें, ठीक है। और फिर व्यू द वन सेंटेंस सेक्शन समरीज टुगेदर। अब जो आपने वन सेंटेंसेस हर एक सेक्शन या हर एक पैराग्राफ के लिए लिखा है, उसको आप कंबाइन करें तो इससे क्या बन जाएगा, एक समरी बन जाएगा, ठीक है। समझ गए? यस सर। क्लियर है या नहीं? क्लियर है सर। ठीक है। ये सारे वन सेंटेंसेस जो आपने लिखे हैं, इनको आप कंबाइन करें तो इससे एक समरी बन जाएगी, एक ड्राफ्ट बन जाएगा। ये आपका फर्स्ट ड्राफ्ट होगा। अब ये कभी भी, ये आपका जो फर्स्ट ड्राफ्ट है ये कभी भी फाइनल नहीं होगा, इसमें अभी भी बहुत सारा काम हो सकता है, ठीक है। बहुत सारी चेंजेस इसमें आप कर सकते हैं, लेकिन फर्स्ट ड्राफ्ट इस तरह आपका बन जाएगा। ये मैं आपको समरी का तरीका बता रहा हूँ, लेकिन ये याद रखें इसका मेन पर्पस, मकसद है लिटरेचर राइटिंग, ठीक है। आप लिटरेचर राइट करेंगे तो उसके लिए आपको ये सारी चीज़ें जो है रिक्वायर्ड होगी। फर्स्ट ड्राफ्ट के बाद इन द फर्स्ट सेंटेंस आर टू, क्या करें, द ऑथर्स नेम, आर्टिकल्स और चैप्टर नेम, ऑथर्स थीसिस स्टेटमेंट, ठीक है। ये सारी चीज़ें उसमें फर्स्ट या सेकंड सेंटेंस में नेम वगैरह यानी रेफरेंस डालें। नेम का मतलब है रेफरेंस डालें, ठीक है। नेम और चैप्टर और आर्टिकल, ये सारी चीज़ें क्या है, जहां से आपने लिया है उसका आप रेफरेंस डालें। देन द समरी सेंटेंसेस फॉर ईच पैराग्राफ आर सेक्शन। पहले आप उसका रेफरेंस डालें, फिर जो आपने समरी सेंटेंसेस लिखे हैं फिर वो डालें। इज दैट क्लियर? क्लियर है? यस सर, क्लियर है। अच्छा, एक्सप्रेस इन योर ओन वर्ड्स टू अवॉइड प्लेजरिज्म, ये तो क्लियर है। सी कि अपने वर्ड्स में आप प्रेजेंट करें, प्लेजरिज्म से बचने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। ओकेजनल सपोर्टिंग आइडियाज़ इफ नेसेसरी। इस तरह मैंने कहा कि समरी में सपोर्टिंग आइडियाज़ की ज़रूरत नहीं है। बाज़ जगह पे अगर आप समझते हैं कि इस सपोर्टिंग आइडिया के बगैर ये आइडिया समझना मुश्किल है, तो इस वजह से ये जो सपोर्टिंग आइडिया है इसको ज़रूर डालना है, तो फिर आप डाल सकते हैं, लेकिन कोशिश करें मिनिमम सपोर्टिंग आइडिया, ठीक है। नोट
eliminate unnecessary words and repetitions. दोबारा चेक करें, ये उससे रिमूव करें अगर अननेसेसरी कोई वर्ड है या कोई वर्ड बार बार रिपीट हो रहा है तो उसको एलिमिनेट करें. एलिमिनेट पर्सनल आइडियाज एंड इन्फरेंसेस. जब आप लिखेंगे तो हो सकता है आप क्या अपना जो कंसेप्ट है, कोई पेपर में एक बात ऐसा कह रहा है जो आपके जहन के खिलाफ है, समझ आ रही है, तो हो सकता है आप राइटिंग के दौरान उसकी बात की जगह पे अपने ख्यालात लिखें. ठीक है, तो इसके लिए भी चेक करें कि आपने अपने ख्यालात या अपने आइडियाज़ तो उसमें शामिल नहीं किए, क्योंकि आप समरी लिख रहे हैं. समरी का मतलब है कि आपने उसी डॉक्यूमेंट के आइडियाज़ लिखने हैं, अपने उसमें शामिल नहीं करने, तो वो भी उससे एलिमिनेट करें. यूज़ ट्रांजिशन वर्ड्स, ठीक है, फॉर अ स्मूथ एंड लॉजिकल फ्लो ऑफ आइडियाज़. ठीक है, फ्लो और कंटिन्यूटी के लिए ये जो ट्रांजिशनल वर्ड्स मैंने आपको बता दिए ये आप यूज कर सकते हैं. कंक्लूड विद अ समिंग अप सेंटेंस. इज दैट क्लियर? यानी कंक्लूजन सेंटेंस या कंक्लूडिंग सेंटेंस होनी चाहिए हर समरी में. कंक्लूडिंग सेंटेंस के इस पूरे पैराग्राफ में या पूरे समरी में क्या कंक्लूड किया वो एक सेंटेंस में लास्ट पे वो होना चाहिए. ठीक है, तो यानी आपने जब एक पहला ड्राफ्ट लिख दिया इस आर्डर के मुताबिक ABCD के मुताबिक, फिर उसके बाद ये सारी चीज़ें चेक करें. पहले ड्राफ्ट में ये सारी चीज़ें चेक करें कि इसमें अननेसेसरी वर्ड्स या रिपीटिशन तो नहीं है, पर्सनल आइडियाज़ तो शामिल नहीं किए, इसमें फ़्लो और कंटिन्यूटी है या नहीं है, लॉजिकल फ़्लो है, इसमें एक पैराग्राफ दूसरे पैराग्राफ के साथ कनेक्टेड है या नहीं है. ठीक है, फिर उसके बाद कंक्लूड करें विद अ समिंग अप सेंटेंस. लास्ट में कंक्लूडिंग सेंटेंस ज़रूर डालें. ठीक है, फिर ये एक ड्राफ्ट बन गया. एडिट द ड्राफ्ट इज ऑल द इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन इन द समरी. समझ आ रही है? जो इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन ओरिजिनल मटेरियल में है, ओरिजिनल पेपर में है, ओरिजिनल पैराग्राफ में है, ओरिजिनल बुक में है, आया वो सारे पॉइंट्स, वो सारी चीज़ें मैंने समरी में डाल दिए हैं या नहीं, इसके लिए चेक करें. अब ड्राफ्ट की चेकिंग हो रही है. ठीक है, एम आई लिस्टिंग थिंग्स आउट. ठीक है, क्या कुछ चीज़ें मैंने छोड़ी तो नहीं है जो वहाँ पे मेंशन है ओरिजिनल में और यहाँ मेरी समरी में नहीं है. Am I saying the same thing over and over again? ये चेकलिस्ट है, इससे आप चेक कर सकते हैं. दोबारा चेक करें कि आया मैंने कुछ चीज़ें रिपीट तो नहीं किए हैं. ठीक है, Have I left out my personal views and ideas? ये भी चेक करें कि मैंने पर्सनल व्यूज़ और आइडियाज़ उसमें शामिल तो नहीं किए समरी में. ठीक है, Does my summary hang together? Hang together का क्या मतलब है? शाबाश, कोई बताए हैंग टुगेदर का क्या मतलब है? कंबाइन की तरह करना. हैंग टुगेदर का मतलब ये है कि ये इसमें सारी चीज़ें आपस में लिंक है या लिंक नहीं है, सारे सेंटेंसेस आपस में लिंक है या लिंक नहीं है, एक मतलब ये. दूसरा मतलब ये है कि ये एज अ होल वन डॉक्यूमेंट बनता है या बनता नहीं है. यानी एज अ होल इसको अगर कोई पढ़ेगा तो इसको पूरी समरी पूरी कहानी समझ आएगी या नहीं आएगी. समझ आ रही है? क्लियर है? यानी इसकी समझने के लिए बाकी मटेरियल पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, तो इसके लिए भी चेक करें. इज माई ग्रामर, पंक्चुएशन एंड स्पेलिंग करेक्ट? और लास्ट में ये चीज़ें भी चेक करें कि ग्रामर, पंक्चुएशन, कॉमास, फुल स्टॉप, ठीक है, सेमीकोलन और ग्रामर, टेंसेस वगैरह, ठीक है, और स्पेलिंग वगैरह ये सारे ठीक हैं. तो फिर उसके बाद राइट द फाइनल ड्राफ्ट. सर ये समरी हमने किस टेंस में लिखनी होती है, पास्ट में या फ्यूचर में? समरी में आप कुछ चीज़ें पास्ट में भी कह सकते हैं, कुछ चीज़ें आप प्रेजेंट में भी कह सकते हैं, कुछ चीज़ें आप फ्यूचर में भी कह सकते हैं. वही आइडिया है जो मैंने लिटरेचर रिव्यू के हवाले से बताया था कि अगर किसी के रिजल्ट्स के बारे में आप कह रहे हैं, ठीक है, तो रिजल्ट्स पास्ट की चीज़ें हैं, वो आप पास्ट में कह सकते हैं. अगर आप अपना टॉपिक सेंटेंस लिख रहे हैं, टॉपिक सेंटेंस हमेशा कोशिश करें प्रेजेंट टेंस में है, क्योंकि वो आप अपना आइडिया दे रहे हैं, मेन कंसेप्ट दे रहे हैं. ठीक है,
अपने जो ख्यालात है लिटरेचर रिव्यू के हवाले से वो उसमें आप शामिल कर रहे हैं, समरी के हवाले से उसमें नहीं है। ठीक है, ठीक है सर। समझ गए। अच्छा, अगर कंक्लूजन नहीं या रिकमेंडेशन के बारे में अगर बात है तो वो फ्यूचर के हवाले से आप हो सकता है फ्यूचर टेंस उसमें यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि रिकमेंडेशन हम फ्यूचर के लिए देते हैं। ठीक हो गया सर। क्लियर है ये सबको? जी सर क्लियर है। किसी का क्वेश्चन sir, है? yes. नहीं है, नहीं है तो सर मेरा एक जी क्वेश्चन जी है सर। जी सर जी। ये सब सपोर्टिंग आइडियाज जो होते हैं सर, इसका मतलब कि उसी सेम सेंटेंसेस जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट के होते हैं उसकी एक्सप्लेनेशन होती है। मतलब जैसे कि आपने बताया कि अपने व्यूज या कमेंट्स वगैरह ऐड नहीं कर सकते। नहीं, मैं आपको दो चीज़ें साथ साथ पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, समझ आ रही है? तो ये याद रखिए, समरी में प्लीज बातें नहीं, लेकिन जो समरी का जो प्रोसीजर है, जो टेक्निक है समरी राइटिंग का, इसका मेरा मकसद ये भी है कि आपको प्लेजरिज्म लिखने का तरीका भी आ जाए, सॉरी लिटरेचर रिव्यू लिखने का भी तरीका आ जाए। लिटरेचर रिव्यू आप किस तरह लिखेंगे? ठीक है, तो लिटरेचर रिव्यू में आप अपने व्यूज़ शामिल कर सकते हैं। लिटरेचर रिव्यू में बल्कि ज़रूर शामिल करेंगे। सिर्फ ये नहीं होगा कि इसने ये कहा है, इसने ये कहा है, इसने ये कहा है, नहीं, इसने ये कहा है लेकिन इसका मतलब क्या बनता है, आपके जहन क्या कहता है इसके बारे में, वो ये कहता है, आपका क्या ख्याल है। ठीक है, लिटरेचर रिव्यू में आप अपने व्यूज़ ज़रूर शामिल करेंगे। इज दैट क्लियर? समझ यस आ सर। रही है? अगर जी स्पेसिफिकली समरी के लिए कहा जाए कि आपको कहा जाए कि ये पेपर है इसका समरी लिखें, तो फिर समरी में आपको अपने व्यूज़ लिखने की ज़रूरत नहीं है। समझ आ रही है? कोई बुक है, किसी ने लिखा है, आपको किसी ने कहा कि इस बुक की समरी लिखें, तो उसमें आप अपने ख्यालात और अपने आइडियाज़ शामिल नहीं करेंगे, सिर्फ उसी बुक के जो आइडियाज़ हैं वो प्रेजेंट करेंगे। ठीक है, लेकिन अगर आप अपने रिसर्च के लिए लिटरेचर रिव्यू लिख रहे हैं तो उस लिटरेचर रिव्यू में भी ये जो समरी वाले टेक्निक है इनकी ज़रूरत होगी आपको। समझ आ रही है? क्लियर है? क्योंकि आप पेपर पढ़ेंगे तो वो पेपर आप अपने लिटरेचर रिव्यू में डालना चाहते हैं, तो पूरा पेपर तो उसमें नहीं डालेंगे, उस पेपर की समरी फॉर्म में एक पैराग्राफ लिखेंगे, वो पैराग्राफ आप यहाँ पे डाल सकते हैं अपने थीसिस में। समझ आ रही है? अब ये जो पैराग्राफ है ये उस पेपर की समरी है, लेकिन ये इस किस्म की समरी नहीं है जिस तरह हम नॉर्मली समरी लिखते हैं। इस समरी में आप अपने व्यूज शामिल कर सकते हैं, बल्कि ज़रूर शामिल करेंगे। समझ गए? यस सर। दोनों में डिफरेंस समझ गए? एक सिंपल समरी है, जिस तरह एब्स्ट्रैक्ट होता है उसी तरह समरी, और दूसरी समरी राइटिंग की हमें ज़रूरत है किस चीज़ में? लिटरेचर रिव्यू में। ठीक है, तो लिटरेचर रिव्यू में फिर हम अपने ख्यालात और आइडियाज़ शामिल कर सकते हैं, डिस्कशन उस पर कर सकते हैं, बाकी लोगों की व्यूज़ है उस पर डिस्कशन कर सकते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन आपका क्या था? क्वेश्चन बताए, ये दोनों का डिफरेंस तो आपको पता चल गया। सर मैं सपोर्टिंग आइडियाज का पूछ रहा था सर। लिटरेचर रिव्यू में तो ठीक है सर, अपना कमेंट्स और ओपिनियन दे सकते हैं, उसका तो क्लियर है सर। लेकिन समरी में सर सपोर्टिंग आइडियाज का मतलब फिर क्या बनता है सर, अगर हम अपने व्यूज या कमेंट्स नहीं दे सकते? सपोर्टिंग एक्सप्लेनेशन एक होती है। सपोर्टिंग आइडियाज, देखिए मैंने आपको असल में पैराग्राफ का स्ट्रक्चर बता दिया। पैराग्राफ का स्ट्रक्चर ये है कि पैराग्राफ में पहले टॉपिक सेंटेंस होता है। ठीक है, आप जरा सर्च करें, नेट पे सर्च करें इंग्लिश हाउ टू राइट अ पैराग्राफ या हाउ टू राइट एन एसे, ये आप जरा सर्च करें, आपको पता चल जाएगा कि क्या क्या। सबसे पहले टॉपिक सेंटेंस होता है, 3 सेंटेंस, तीसरे सेंटेंस भी उसको कहते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद जो दूसरा या तीसरा सेंटेंस है, 2-3 सेंटेंसेस है, उनको कहते हैं सपोर्टिंग आइडियाज। समझ आ रही है? उनको क्या कहते हैं? सपोर्टिंग आइडियाज। हर डॉक्यूमेंट में ये इसी तरह होता है। समझ आ रही है? वो सपोर्टिंग आइडियाज मेन पॉइंट को समझाने में हेल्प करती है, और फिर हर एक सपोर्टिंग आइडिया के साथ एग्जाम्पल भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं है, हो सकता है। ठीक है, और फिर एट द एंड पे कंक्लूडिंग सेंटेंस। तो ये सारी चीज़ें जब हम कंबाइन करते हैं तो इससे एक पैराग्राफ बन जाता है। यानी जब आप रीडिंग करते हैं, किसी का डॉक्यूमेंट रीड करते हैं, एक पैराग्राफ रीड करते हैं, तो आपको ये चीज़ें नज़र आए। समझ आ रही है? अब आप अपना
समरी लिख रहे हैं, तो मैंने क्या कहा कि समरी में कोशिश करें सपोर्टिंग आइडियाज ना लिखे, क्योंकि सपोर्टिंग आइडियाज की हमें ज़रूरत नहीं है, हमें सिर्फ मेन पॉइंट की ज़रूरत है। मेन पॉइंट इस पैराग्राफ में क्या है, तो वो मेन पॉइंट कहाँ पे होता है, वो सेंट्रल आइडिया है, वो टॉपिक सेंटेंस पे आपको मिलेगा। समझ आ रही है? तो वो टॉपिक सेंटेंस आप उठाएं और इसको पैराफ्रेज करें, अपने वर्ड्स में लिखें, तो उस पूरे पैराग्राफ का एक सेंटेंस समरी बन जाएगा। इज दैट क्लियर? यस सर, क्लियर हो गया अब, थैंक यू। थैंक यू सर। सर अगर किसी का जी जी एक्सक्यूज मी सर। सर जी जी सर मेरा ख्याल था कि मतलब सर यहाँ पर एग्जांपल्स पेश की सर, जो पैराफ्रेजिंग है या फिर दूसरे सर, लेकिन अगर समरी का पूरा मतलब एक वो डॉक्यूमेंट्स आप शेयर करते सर जो आपको अच्छा लगे, मतलब जो आइडियल समरी होती है सर, तो बहुत अच्छा होगा। देखिए, सबसे पहले तो आइडियल समरी का मतलब क्या है? आइडियल समरी तो बेस्ट इंग्लिश टीचर आपको सही समरी लिख सकता है, ठीक है? ये वो तरीका बता सकता है। मैं तो रिसर्च के हवाले से सिर्फ आपको वो टेक्निक्स के बारे में बता रहा हूँ। ये टेक्निक्स इस तरह नहीं है कि एक क्लास या एक डॉक्यूमेंट से आपको आ जाएंगे, ठीक है? ये टेक्निक्स आपको इस पे बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, आप प्रैक्टिस करेंगे, लेकिन ये टेक्निक्स आप जहन में रखें और इनके मुताबिक आप प्रैक्टिस शुरू करें। ये तो इंग्लिश, आपने इंग्लिश अभी आप MS तक पहुंच गए, इंग्लिश राइटिंग अभी आपकी परफेक्ट है नहीं, आप नर्सरी से पढ़ते आ रहे हैं, ये सारे प्रोसीजर आप पढ़ते आ रहे हैं, अभी तक आपका क्लियर नहीं है। तो राइटिंग जो टेक्निक है, ये टेक्निक आपका प्रैक्टिस से सही हो जाएगा, ठीक है? लेकिन प्रैक्टिस के हवाले से मैं सिर्फ आपको वो पॉइंट्स बता रहा हूँ कि इन पॉइंट्स पे आप कोशिश करें, ये पॉइंट्स आप फॉलो करेंगे तो आप सही लिख सकते हैं। अभी मैं समरी लिखूंगा तो वो कभी भी परफेक्ट नहीं होगा, आप लिखेंगे वो भी परफेक्ट नहीं होगा, उसमें आप चेंजेस कर सकते हैं। बार बार उसको रीड करें, दूसरे जो आपके दोस्त हैं, आपके क्लास फेलोज हैं, आप कोई टॉपिक उठाएं, कोई पैराग्राफ उठाएं किसी पेपर का और इसकी अपने वर्ड्स में समरी लिखें, आप अपने दूसरे जो स्टूडेंट्स हैं उनके साथ शेयर करें, उनको कह दें कि आप भी लिखें, आपके लिए मैं चेक करूंगा, मेरे लिए आप चेक करें, उसमें चेंजेस करें, तो इस तरीके से ये इम्प्रूव हो सकता है। समझ आ रही है? यस सर, ये कोई मतलब है इस किस्म का तैयार हलवा आपको नहीं मिल सकता कि तैयार हलवा है और ये देके बस आपको हर चीज के लिए ये आप यूज कर सकते हैं, नहीं। ये तो एक लेंथी प्रोसीजर है, एक टेक्निक है, मैं आपको टेक्निक बता रहा हूँ। कोई एक चीज तो नहीं है कि एक के लिए समरी मिल जाएगी बस वो समरी हम हर एक के लिए लिख सकते हैं। क्लियर है? एक प्रोसीजर है, एक तरीका है जो प्रैक्टिस से हम सीख सकते हैं, प्रैक्टिस के बगैर नामुमकिन है। इज दैट क्लियर? यस सर। सर मेरा एक सवाल है सर। जी जी सर ये पेपर के रिगार्डिंग से सर, आपने जो क्वेश्चन नंबर 3 हमें दिया था वो एब्स्ट्रैक्ट वाला सर, उसमें सर आपने 3 सवाल दिए थे। मेरे ख्याल से एक टाइटल के बारे में था, कुछ कीवर्ड्स दिए और मेरे ख्याल से कुछ अगर आपके ठीक है, अगर बाकी सवाल किसी के नहीं है लेक्चर के हवाले से तो मैं पेपर की तरफ जाता हूँ, आपको पेपर दिखाता हूँ और उसमें जो मेन पॉइंट्स हैं, जो क्वेश्चंस हैं वो आपको ज़रा यहाँ पे रिपीट करता हूँ कि क्या क्या चीज़ है, ठीक है? तो आपका ये जो क्वेश्चन है इसका भी आंसर आपको मिल जाएगा। लेकिन अगर लेक्चर के हवाले से किसी का क्वेश्चन नहीं है तो जाते हैं पेपर की तरफ। सही सर, लेक्चर के बारे में क्लियर है। ठीक है, अच्छा अभी क्वेश्चन है कि सर ये एब्स्ट्रैक्ट और समरी में मेन डिफरेंस। एक्सट्रैक्ट और समरी में मेन डिफरेंस मैंने आपको पहले बता दिया कि एब्स्ट्रैक्ट में कुछ खास चीज़ें हैं, जिस तरह प्रॉब्लम स्टेटमेंट, ऑब्जेक्टिव, मेथोडोलॉजी, रिजल्ट्स, कंक्लूजन एंड रिकमेंडेशन, इनके बारे में एक दो सेंटेंसेस हैं। समझ आ रही है? जबकि समरी पूरे डॉक्यूमेंट की समरी है। एब्स्ट्रैक्ट आप पढ़ेंगे तो आपको पूरे डॉक्यूमेंट का आइडिया नहीं आएगा, पूरा डॉक्यूमेंट आपको समझ नहीं आएगा, जबकि समरी आप पढ़ेंगे तो आपको पूरी डॉक्यूमेंट का समझ आ जाएगा, शॉर्ट वर्ड्स में, कम स्पेस में, कम टाइम में, ठीक है? ठीक है सर, थैंक यू सर। अच्छा, पेपर की तरफ जाते हैं। पेपर आप लोगों को अभी नजर आ रहा है? यस सर। यस सर।
यस सर। क्वेश्चन पे सबसे पहले तो कुछ स्टूडेंट ने ये गलती की थी, याद रखे मैंने आपको बहुत क्लियरली इंस्ट्रक्शन दिया था कि मेड एग्जाम, सिविल इंजीनियरिंग, ARM, फिर स्टूडेंट नेम जो आपका नेम है वो यहाँ पे लिखना था और रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पे लिखना था, ठीक है। तो कुछ लोगों ने मेड पेपर सिर्फ लिखा है, यानी फाइल का नेम इस तरीके से नहीं है जिस तरीके से बताया गया था। बार बार ये इंस्ट्रक्शन देखें, यहाँ पे इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन जो आपको नजर आ रहे हैं इसमें भी गिवन है ये इंस्ट्रक्शन, ठीक है। पोर्टल पे भी गिवन थे, ठीक है। लेकिन कुछ नहीं, ये गलती की है, ये तो जाहिर है बहुत मतलब क्लियर गलती है। इस किस्म की गलती ना किया करें, क्योंकि जो आपको इंस्ट्रक्शन देते हैं इंस्ट्रक्शन का मकसद यही होता है कि ये आप फॉलो करें, फॉलो नहीं करेंगे तो फिर उसके लिए फिर डिडक्शन होगी, ठीक है। दूसरा इसमें मैंने ऊपर लिखा है अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चन और रिमेंबर प्लेजरिज्म चेक विल अप्लाई टू योर सॉल्यूशन, सो डोंट कॉपी फ्रॉम अदर स्टूडेंट्स इन आवर इंटरनेट रिसोर्सेज। समझ गए? क्लियर है? तो इसका मतलब क्या है? रेड कलर में आपको नजर आ रहा है या नहीं? यस सर। इसका क्लियर क्या मतलब है इसका मतलब ये है कि नोट्स में कुछ चीज़ें इससे रिलेटेड मौजूद है, वो आप कॉपी पेस्ट ना करें कि नोट से कॉपी करें और यहाँ पे अपने आंसर में लिखें, समझ आ रही है, बल्कि अपने वर्ड्स में लिखें। सिंपल ये मतलब है। दूसरा मतलब ये है कि इंटरनेट पे भी आपको ये चीज़ें मिलेगी, लेकिन आप सेम वही ना लिखें। बेशक आप इंटरनेट से रीड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, लेकिन इसको अपने वर्ड्स में कन्वर्ट करके लिखना है, ठीक है। और तीसरा, अगर किसी स्टूडेंट ने पेपर सॉल्व किया तो उससे लेके आप वही पेपर अपने नाम से सबमिट करेंगे तो 0 मार्क्स आएंगे, ठीक है। समझ गए? इस सेंटेंस का मतलब ये था। अब आते हैं क्वेश्चन की तरफ। सबसे पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1, ब्रीफली डिस्कस द मेन इंग्रेडिएंट्स ऑफ एन एकेडमिक रिसर्च प्रपोजल इन योर ओन वर्ड्स। ये बहुत ज़्यादा क्लियरली लिखा है, ओन वर्ड्स, समझ आ रही है। और ब्रीफली डिस्कस करना है। ब्रीफली का मतलब भी मैंने आपको समझाया था कि ब्रीफली का क्या मतलब होता है। ब्रीफली का मतलब है शॉर्ट लेकिन कंप्लीट, शॉर्ट लेकिन कंप्लीट, समझ आ रही है। जो मेन इंग्रेडिएंट है प्रपोजल के, आपने तो प्रपोजल पे असाइनमेंट भी जमा किया है, अभी तो आपको पता होगा कि प्रपोजल के कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स हैं, कौन कौन से मेन सेक्शंस है, कौन कौन से टॉपिक है प्रपोजल में। उन टॉपिक के बारे में थोड़ा बहुत अपने वर्ड्स में लिखना था कि सबसे पहले क्या चीज़ होता है, इंट्रोडक्शन होता है, इंट्रोडक्शन में हम क्या देते हैं, बैकग्राउंड के बारे में इंफॉर्मेशन होती है, फिर प्रॉब्लम स्टेटमेंट जो मेन प्रॉब्लम है उसके बारे में, ऑब्जेक्टिव्स जो मेन हमने अचीव करने हैं वो है, मेथोडोलॉजी वो प्रोसीजर है जिसके ज़रिए ऑब्जेक्टिव अचीव करेंगे, ठीक है। स्केजुअल टाइमलाइन के बारे में बताता है, रेफरेंसेस, ये सारी चीज़ें, इनके बारे में हेडिंग वाइज आपने थोड़ा बहुत 2-3 सेंटेंसेस हर एक के बारे में अपने वर्ड्स में लिखने थे। इज दैट क्लियर? जी सर। ये एक फर्स्ट क्वेश्चन था आपका। तो ये तो बहुत ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन था। इस पेपर में सिर्फ एक क्वेश्चन थोड़ा टेक्निकल था, लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। और बाकी चीज़ें बहुत ज़्यादा सिंपल है, लेकिन वो भी मैंने डिटेल से आपको समझाया था एब्स्ट्रैक्ट में, ठीक है, जो लास्ट क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन देखें, व्हाट डू यू मीन बाय रिसर्च, एक्सप्लेन इट्स सिग्निफिकेंस इन मॉडर्न टाइम्स। रिसर्च का क्या मतलब है, लेकिन रिसर्च का व्हाट डू यू मीन, आपके ख्याल में रिसर्च का क्या मतलब है। तो जो एक स्टूडेंट के ख्याल में है ज़रूरी नहीं है कि वो दूसरे के स्टूडेंट के ख्याल में भी हो, ये याद रखें, ठीक है। यानी कहने का मतलब है कि रिसर्च की डिफिनीशन हर स्टूडेंट के ख्याल में डिफरेंट हो सकता है। इज दैट क्लियर? समझ आ रही है? हर क्वेश्चन के जो क्वेश्चन वर्ड्स है, जो क्वेश्चनिंग वर्ड है, ये याद रखिए, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं हर लेवल पे, हर पेपर में। इस पे ज़रा गौर किया करें, फिर उसके बाद आंसर लिखा करें, ठीक है। दूसरा इसमें लिखा है एक्सप्लेन इट्स सिग्निफिकेंस इन मॉडर्न टाइम्स। मॉडर्न टाइम्स में रिसर्च के क्या सिग्निफिकेंस है। ये क्वेश्चन जनरल है, इसका कोर्स से रिलेटेड इतना वो नहीं है सिग्निफिकेंस, लेकिन सिग्निफिकेंस अगर आप रिसर्च पढ़ रहे हैं, रिसर्च के बारे में इतना बहुत डिस्कस किया, तो आपको रिसर्च के सिग्निफिकेंस के बारे में थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए। बहुत ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, समझ गए? जी सर। नेक्स्ट आप देखें, ब्रीफली डिस्क्राइब डिफरेंट स्टेप्स इन्वॉल्व इन रिसर्च प्रोसेस। समझ आ रही है? अब यहाँ पे मैक्सिमम स्टूडेंट ने गलती ये की है कि यहाँ पे प्रपोजल के
टॉपिक या सेक्शंस के बारे में डिस्कस करना है। समझ आ रही है? प्रपोजल इज अ डॉक्यूमेंट, इज नॉट अ रिसर्च, इट इज अ डॉक्यूमेंट। समझ आ रही है? अबाउट द प्लानिंग ऑफ अ रिसर्च, ठीक है। और यहाँ पे आपको कहता है कि ब्रीफली डिस्क्राइब डिफरेंट स्टेप्स इन्वॉल्व इन अ रिसर्च प्रोसेस। रिसर्च का जो प्रोसेस है इसके स्टेप्स कौन से हैं, किस तरह शुरू करेंगे, किस तरह आगे जाएंगे। तो ये पूरा प्रोसेस मैंने आपको पढ़ाया भी है, लेकिन कुछ स्टूडेंट ने फिर इसमें दोबारा वही चीज़ें लिखी है जो यहाँ पे प्रपोजल के टॉपिक है, जो प्रपोजल के सेक्शंस है, हेडिंग्स है। समझ आ रही है? सर पॉइंट समझ आ रही है या नहीं? यस सर, वो समझ आ गई, लेकिन सर अगर देखिए, रिसर्च प्रोसेस इज समथिंग एल्स, रिसर्च प्रपोजल इज समथिंग एल्स। समझ आ रही है? रिसर्च प्रोसेस मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में पढ़ाया था, अगर आपको याद हो, फर्स्ट लेक्चर के स्लाइड नंबर 17 पे जाएं। ये रिसर्च एज अ प्रोसेस, और इसका ये डायग्राम अगर आप देखेंगे तो ये रिसर्च प्रोसेस है, किस तरह शुरू करते हैं, कहाँ से शुरू होता है, फिर क्या होता है, फिर क्या होता है। ये फिर मैंने आगे बहुत डिटेल के साथ डिस्कस किया था। व्हाट इज योर क्वेश्चन, सबसे पहले क्वेश्चन से शुरू होता है, ठीक है। व्हाट्स ऑलरेडी नाउन, क्या क्या चीज़ें इस फील्ड के बारे में, इस क्वेश्चन के बारे में नाउन है। रिसर्च मेथड्स कौन कौन से हैं, डेटा एनालिसिस किस तरह करेंगे, एनालिसिस हो गया, रिजल्ट्स आ गए, रिजल्ट्स को किस तरह इंटरप्रेट करेंगे, किस तरह प्रेजेंट करेंगे, और फिर उसके बाद शेयरिंग कंक्लूजन। ये रिसर्च प्रोसेस है। समझ आ रही है? ये प्रोसेस मैंने फिर यहाँ पे देखे एक फ्रेमवर्क के जरिए भी एक्सप्लेन किया था, अगर आपको याद हो, ठीक है। और फिर यहाँ पे इस प्रोसेस के हर एक कंपोनेंट को बड़े डिटेल के साथ एक्सप्लेन किया है कि सबसे पहले रिसर्च का जो प्रॉब्लम है, इससे टॉपिक किस तरह बनाएंगे या प्रॉब्लम स्टेटमेंट किस तरह बनेगा, ये आइडेंटिफाई किस तरह करेंगे, रिसर्च प्रॉब्लम किस तरह लिखेंगे, उसकी एनालिसिस करेंगे, ये प्रॉब्लम हो सकता है या नहीं हो सकता, ठीक है। क्राइटेरिया फॉर सेलेक्टिंग रिसर्च टॉपिक क्या है, फिर प्रॉब्लम आ गया, फिर उसके बाद अच्छा प्रॉब्लम एनालाइज करते हैं, इस पे रिसर्च हो सकता है या नहीं हो सकता, ठीक है। प्रॉब्लम क्लियर हो गया तो फिर उसके बाद प्रॉब्लम लिखते हैं, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉब्लम जिसको कहते हैं, ठीक है। व्हाट इन्फॉर्मेशन शुड बी इंक्लूडेड इन द स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉब्लम, ठीक है। प्रॉब्लम स्टेटमेंट बन गया तो फिर उसके बाद रिव्यू ऑफ अवेलेबल लिटरेचर और इंफॉर्मेशन रिव्यू करेंगे, ठीक है। यानी जिस तरह आप रिसर्च परफॉर्म करेंगे वो प्रोसीजर के बारे में आपने यहाँ पे लिखना था। समझ आ रही है? यस सर। क्लियर है? यानी इसमें ये भी आप लिख सकते हैं कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम रिसर्च प्रपोजल लिखेंगे, प्रपोजल प्रेजेंट करेंगे, जब प्रपोजल एक्सेप्ट हो जाता है तो फिर हम ये चीज़ है, ये भी आप उसमें डाल सकते हैं, ठीक है। लेकिन सबसे पहला चीज़ किसी भी रिसर्च प्रोसेस का सबसे पहला चीज़ क्या है? क्वेश्चन है, प्रॉब्लम स्टेटमेंट है, क्या प्रॉब्लम है। स्टार्ट तो वहाँ से होता है। मैंने कई दफ़ा आपको कहा है कि रिसर्च कहाँ से स्टार्ट होता है? प्रॉब्लम स्टेटमेंट से। पहले प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्लियर करें, फिर उसके बाद लिटरेचर पढ़ें, फिर ऑब्जेक्टिव सेट करें, फिर मेथोडोलॉजी की तरफ। तो ये आपने इस तरीके से एक्सप्लेन करना था, उस तरह हेडिंग नहीं लिखने थे। एक दफ़ा आपने यहाँ पे हेडिंग लिखे, इतना तो कॉमन सेंस भी होना चाहिए कि एक चीज़ तो 2 दफ़ा पेपर में नहीं आ सकता। समझ आ रही है? जी सर। अच्छा सर, अब जी मैंने जो क्वेश्चन नंबर 2 का बी पार्ट लिखा था सर, वो मैंने कुछ 5 स्टेप्स में लिखा है। अगर अच्छा एक बात आपको बता दूं, अगर आप मुझे ये कहेंगे कि मैंने इस तरह लिखा है, इस तरह लिखा है, तो इसमें फिर आपके लिए प्रॉब्लम आ सकता है, ठीक है। मैंने आपको जनरल तरीका बताया, प्रोसीजर आपको बता दिया, अभी आपको पता है आपने किस तरह लिखा है, उसके मुताबिक खुद आप सोचें और उसके मुताबिक अपने लिए मार्क्स लगाएं, ठीक है। मुझे ना कहें, अगर मुझे कहेंगे तो अगर आपकी वीकनेस जो है वो मुझे फिर अगर वैसे चेकिंग में नज़र नहीं आएगी, आप बताएंगे तो फिर मुझे नज़र आ जाएगी, ठीक है। तो बताने की ज़रूरत नहीं है, बस जो भी आपने किया है मैंने आपको जनरल गाइडलाइन बता दिए, इन गाइडलाइन पे सोचें और अपने लिए फिर मार्क्स काउंट करें, ठीक है। ओके सर। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 3 देखें। द फॉलोइंग एब्स्ट्रैक्ट इज टेकन फ्रॉम अ रिसेंटली पब्लिश्ड रिसर्च पेपर, रीड इट केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन फ्रॉम ए टू सी। समझ आ रही है? इसमें 3 क्वेश्चन है, ए टू सी, ए बी सी, ठीक है।
पार्ट ए के 2 मार्क्स है, पार्ट बी के 2 मार्क्स है और पार्ट सी के 6 मार्क्स है, ठीक है। तो ये एब्स्ट्रैक्ट आपने गौर से पढ़ना है और पढ़ने के बाद सबसे पहले गिव अ गुड टाइटल टू द पेपर। ये किसी पेपर का एब्स्ट्रैक्ट है, उस पेपर को एक गुड टाइटल दे, ठीक है। ये एब्स्ट्रैक्ट अगर आप उठाएंगे और गूगल में डालेंगे तो हो सकता है ये पेपर निकल आए, और अगर किसी ने वो टाइटल कॉपी किया कि इस पेपर का जो ओरिजिनल टाइटल है वही आप मुझे दोबारा लिखेंगे, तो इस पार्ट के 0 मार्क्स होंगे। समझ आ रही है? क्योंकि मैं आपको कहता हूँ कि इसको रीड करें और इससे अखज़ करें, इससे आप क्या अखज़ करते हैं इसके लिए टॉपिक। तो अगर किसी ने ओरिजिनल टॉपिक लिखा है तो इसका मतलब है कि उसने नेट पे सर्च करके वो उठाया है। समझ आ रही है? तो फिर आपके मार्क्स 0 होंगे। आप अपना लिखेंगे, इसके लिए अपना टॉपिक्स आप बनाएंगे। दूसरा देखें, राइट एनी 5 कीवर्ड्स। कीवर्ड्स के लिए मैंने आपको तरीका बताया था। कोशिश करें जो कीवर्ड्स आप टाइटल आपने पहले लिख दिया, टाइटल में जो कीवर्ड्स आ गए कोशिश करें वो आप दोबारा रिपीट ना करें, ठीक है। और कीवर्ड जो इसके इम्पोर्टेंट कीवर्ड है वो आप इससे ढूंढें, इलाके के हवाले से है, मेथड के हवाले से है, ठीक है, सीज़न के हवाले से है, वेदर के हवाले से है, कुछ रिजल्ट्स के हवाले से है। वो सारे मैंने डिस्कस किए थे कि कीवर्ड्स किस तरह उठाते हैं। तो वो कीवर्ड्स आपने 5 कीवर्ड्स इससे उठाने हैं, वो भी इससे उठा सकते हैं। तो यहाँ तक तो क्लियर है। पार्ट सी में आप देखिए, पार्ट सी में 2 चीज़ें हैं। नंबर 1 आइडेंटिफाई करना है एंड नंबर 2 पैराफ्रेज करना है। समझ आ रही है? दोनों काम करने हैं, आइडेंटिफाई भी करना है और पैराफ्रेज भी करना है। ईच एंड एवरी सेंटेंस ऑफ एब्स्ट्रैक्ट डिस्क्राइबिंग द फॉलोइंग कंपोनेंट्स ऑफ रिसर्च। इसमें हर वो सेंटेंस चाहे एक है या 2 है जो रिसर्च प्रॉब्लम से रिलेटेड है, पहले आपने उसको उठाना है, लिखना है कि ये सेंटेंसेस जो है ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट के हवाले से है, ठीक है। वही सेम टू सेम यहाँ से उठा के कॉपी करके यहाँ लिखे, लेट सपोज ये और ये और ये, लेट सपोज ये मेरे प्रॉब्लम स्टेटमेंट के हवाले से है, तो ये उठा के यहाँ पे लिखे, आइडेंटिफाई लिखे और ये उसमें डाल दें, ठीक है। और फिर पैराफ्रेज लिखे, और पैराफ्रेज में फिर आपने ये वाले सेंटेंसेस अपने वर्ड्स में लिखने हैं, जिस तरह मैंने आपको पैराफ्रेजिंग का तरीका अभी भी बताया और कुछ पहले लेक्चर्स में भी बताया था। तो अपने वर्ड्स में इन सेंटेंसेस को कन्वर्ट करें और इसका जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट है वो अपने वर्ड्स में लिखें, ठीक है। इसी तरह फिर ऑब्जेक्टिव एक है या ज़्यादा है इसलिए लगाया है, ठीक है। हो सकता है एक हो या ज़्यादा हो, तो वो ऑब्जेक्टिव आप पहले वो सेंटेंस यहाँ से उठाए और फिर वो ऑब्जेक्टिव आप अपने वर्ड्स में लिखें, क्योंकि 2 चीज़ें हैं, आइडेंटिफाई भी करना है और पैराफ्रेज भी करना है। समझ गए? फिर इसी तरह मेथोडोलॉजी से रिलेटेड जो सेंटेंसेस है वो उठाएं और इसको अपने वर्ड्स में कन्वर्ट करें। रिजल्ट से रिलेटेड जो सेंटेंसेस है वो उठाएं और इसको अपने वर्ड्स में लिखें, और कंक्लूजन से रिलेटेड जो सेंटेंसेस है वो उठा के अपने वर्ड्स में लिखना है। इज दैट क्लियर? सर जी सर ये एब्स्ट्रैक्ट जो सर हमारे इस क्लास में सर मिक्स स्पेशलाइजेशंस के स्टूडेंट्स हैं, मतलब जीटेक कंस्ट्रक्शन इंजीनियरिंग मैनेजमेंट, और सर ये एब्स्ट्रैक्ट जो है आई थिंक सर ये ट्रांसपोर्टेशनल जीटेक वालों के लिए थोड़ा इजी कंसिडर किया जा सकता है सर। नो इस पर देखिए, इस पर ये नहीं है, आप सारे सिविल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स हैं, आप सारे ये पढ़ सकते हैं, ये समझ सकते हैं। ये नहीं है कि इसमें मैक्स है तो मैं ट्रांसपोर्टेशन वालों के लिए ट्रांसपोर्टेशन का एब्स्ट्रैक्ट दूंगा और जीटेक वालों के लिए जीटेक का होगा और कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट वालों के लिए डिफरेंट होगा। तमाम के लिए एक एब्स्ट्रैक्ट है और सारे यही एब्स्ट्रैक्ट है, इसी से आपने लिखना है। मैंने आप सबको एक ही तरीका समझाया है, एक ही तरीका, एक ही प्रोसीजर मैंने आपको सिखाया है, पढ़ाया है, ठीक है। तो उसी रूल के मुताबिक आप इंग्लिश सारे जानते हैं, उसी के मुताबिक आपने ये पढ़ना है और फिर उससे आइडेंटिफाई करना है और पैराफ्रेज करना है, ठीक है। सर इसमें काफी टेक्निकल वर्ड्स थे जो बिल्कुल सर गूगल में भी मुझे नहीं मिल रहा था, और डायरेक्ट तो मुझे समझ नहीं आ रही थी। फॉर एग्जांपल सर सेक्शन हिस्ट्री, सेक्शन इंग्लिश में किस चीज को कहते हैं?
अब्जॉर्प्शन सर, मतलब अट्रैक्ट करना। तो आप गूगल में नहीं फाइंड कर सकते? सर सक्शन तो ठीक है सर, उसकी तो समझ आती है, लेकिन सक्शन हिस्ट्रीज कंबाइंड सर, इस वर्ड की समझ। अजीब अजीब बात कर रहे हैं आप। सेक्शन हिस्ट्री का क्या मतलब है? हिस्ट्री का मतलब आप कहते हैं सेक्शन मुझे समझ आता है लेकिन हिस्ट्रीज का पता नहीं है। सर हिस्ट्रीज का क्या? छोड़ सर यार। बेसिक इंग्लिश में तो ठीक है। नहीं नहीं ठीक है, मैं आपसे कोई वो ज्यादा टेक्निकल चीज एक्सपेक्ट नहीं कर रहा, मैं आपसे इंग्लिश एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। इंग्लिश अगर आप सही लिखेंगे तो ठीक है ना। हिस्ट्री का क्या मतलब है? हिस्ट्री का मतलब है इसका प्रीवियस रिकॉर्ड, तो सेक्शन का प्रीवियस रिकॉर्ड, उसमें कोई ऐसी बहुत ज़्यादा टेक्निकल चीज़ नहीं है, इसलिए मैंने ये सेलेक्ट किया है। बाकी अगर आप बता सकते हैं तो मुझे बताएं कौन सा टेक्निकल वर्ड है। ट्राइक्सियल टेस्टिंग, सिविल इंजीनियर को इसका पता नहीं होगा ट्राइक्सियल टेस्टिंग क्या चीज़ है। लार्ज डायमीटर साइक्लिक ट्राइक्सियल टेस्टिंग, सिविल इंजीनियर को ट्राइक्सियल टेस्टिंग का पता नहीं होगा। होगा सर, सर लेकिन कुछ ड्राइंग सर टेक्निकलिटीज थी। ड्राइंग ड्राइंग वेटिंग साइकिल्स, इसका पता नहीं होगा। एक्सियल स्ट्रेन का सिविल इंजीनियर को पता नहीं होगा। परमानेंट एक्सियल स्ट्रेन, एनवायरमेंटल लोड्स का सिविल इंजीनियर्स को पता, सारे सिविल इंजीनियर्स हैं। क्लाइमेट चेंज का, रोड बेस, रोड बेस, तो इसमें तो ऐसे कोई चीज़ नहीं है जो सिविल इंजीनियर को मतलब उसका पता ना हो। मेडिकल वालों के लिए अगर मैं एमबीबीएस वालों को अब ये दे दूं तो उनके लिए हो सकता है प्रॉब्लम। अब तो सारे सिविल इंजीनियर्स हैं, और फिर मैंने ट्रांसपोर्टेशन से सेलेक्ट किया है। ट्रांसपोर्टेशन रिलेटेड बातें तो सिविल इंजीनियरिंग के हर फील्ड को पता होता है। रोड का तो हर किसी का रोड के साथ ताल्लुक है, ठीक है। ठीक है सर। सर लेकिन ये सिर्फ मैं नहीं कह रहा, मेरे साथ काफी सर इंजीनियरिंग मैनेजमेंट वाले स्टूडेंट्स एग्री करते हैं इस बात पे। नहीं नहीं इस तरह नहीं, इस तरह नहीं है। मैंने आपको क्या कहा, मैंने आपको जनरल बताया है। आपको जब मैं पढ़ा रहा था तो किसी ने ये कहा था, मैंने तो उस वक्त यूटेक का भी पढ़ाया था और एक एजुकेशन से रिलेटेड एब्स्ट्रैक्ट भी मैंने कुछ पढ़े थे। एजुकेशन से रिलेटेड, एजुकेशन मीन कि उसमें स्कूल्स के बारे में इंफॉर्मेशन था कि स्कूल में एग्जामिनेशन सिस्टम ये है और ये है। वो तो इंजीनियरिंग से बिल्कुल रिलेटेड नहीं है। वहाँ पे किसी ने ये नहीं कहा कि मुझे तो इसका समझ नहीं आता कि एग्जामिनेशन सिस्टम से जो ग्रेडिंग होती है ये ठीक असेसमेंट नहीं है। और याद है वो एब्स्ट्रैक्ट? जी सर। ये आपका जो क्वेश्चन है ये ठीक नहीं है, ठीक है। तो आप सारे सिविल इंजीनियर हैं और तमाम सिविल इंजीनियर्स को ये एब्स्ट्रैक्ट समझ आना चाहिए। मैंने ये ज़रूर कहा है, बार बार कहा है कि पेपर की जो राइटिंग है वो इतनी सिंपल राइटिंग नहीं है। समझ आ रही है? और बाकी ये भी है कि आपके पास कितना टाइम था, 48 आवर्स है। 48 आवर्स में आप गूगल सर्च कर सकते हैं। इसमें अगर 1000 वर्ड्स भी है, 1000 वर्ड्स भी आप चेक कर सकते हैं। ऑनलाइन डिक्शनरी अवेलेबल है, सारी चीज़ें अवेलेबल है। सिविल इंजीनियरिंग रिलेटेड से डिक्शनरी अवेलेबल है, उसमें आप सर्च कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं कि उस वर्ड का क्या मतलब है। ये तो कोई इस तरह पेपर भी नहीं है कि यहाँ पे आप बैठे हैं, ना इंटरनेट है ना मोबाइल है। ये तो सब कुछ आपके पास अवेलेबल था, ठीक है। ठीक है तो सर, लेकिन सर चलिए ठीक है सर, थैंक यू। इस सिचुएशन में ये क्वेश्चन बिल्कुल गलत है जो आप कह रहे हैं, ठीक है। ये ऑब्जेक्शन नहीं हो सकता। एक्सक्यूज मी सर। जी जी। सर मैंने गलती से एक ही फाइल दो दफा। छोड़ अपनी गलती मुझे ना बताए ना, गलती बताएंगे तो फिर उसका आपको रिवार्ड मिलेगा, सर गलती का रिवार्ड आपको मिलेगा, ठीक है। गलती ना बताए, जो आपने किया है बस जो भी किया है ठीक है, देखेंगे, ठीक है।
एनी क्वेश्चन? सर ये पिछले सेमेस्टर का सर रिजल्ट का क्या होगा सर? जी, पिछले सेमेस्टर का रिजल्ट का सर? पिछले सेमेस्टर का रिजल्ट, पेपर सारे रिजल्ट टीचर ने सबमिट किया है और बस अब एग्जाम में है, एग्जाम वाले प्रिपेयर करेंगे तो फिर आपको अनाउंस कर देंगे। सही सर, मतलब सर सबमिट हुआ है सर रिजल्ट? सारा रिजल्ट सबमिट हुआ है, फाइनल मार्क्स आपको जो आपके प्रीवियस जितने भी आपने फाइनल एग्जाम दिए हैं इस सेमेस्टर से पहले यानी फाल 19 से पहले, उन तमाम का एवरेज लेके उस बेस पे है। लेकिन आप 19 बैच वाले हैं? यस सर। अच्छा, 19 बैच वालों का तो एग्जाम नहीं सर, हम हुआ। 19 सर, हमारा फॉल 19 सर सेकंड सेमेस्टर था सर। नहीं, 19 बैच वाले चाहे फॉल है चाहे स्प्रिंग है, जिनका रजिस्ट्रेशन 19 है, समझ आ रही है, उन लोगों के लिए ये प्रीवियस सेमेस्टर का रिजल्ट अभी मालूम नहीं है, इनका रिजल्ट बाद में आएगा, ठीक है, क्योंकि उनके प्रीवियस मार्क्स नहीं है, उन्होंने इससे पहले एग्जाम नहीं दिए हैं, फाइनल एग्जाम उनके नहीं है फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर वालों के लिए। जो पुराने स्टूडेंट्स हैं उनके तो एवरेज मार्क्स आते हैं, उनके तो प्रीवियस एग्जाम मौजूद है बाकी सब्जेक्ट्स में, ठीक है। तो उनके सर हमारा बेस जो है पे सर एक सेमेस्टर हुआ है सर। तो एक सेमेस्टर से तो सेमेस्टर सर हमारा थर्ड अभी शुरू है सर। तीन 19 वाले हैं, 19 बैच, ठीक है, उनका रिजल्ट, हमारा उनका थर्ड रिजल्ट सेमेस्टर शुरू है सर अभी। आपका रजिस्ट्रेशन क्या है? रजिस्ट्रेशन बताए पूरा। ओके सर, बताता हूँ सर। पता नहीं है रजिस्ट्रेशन, किस तरह के स्टूडेंट्स हैं ये? SU-19049007 ठीक है, 19 है ना, 19 वालों का रिजल्ट नहीं है अभी तक, ठीक है, उनके जो मिड मार्क्स हैं वो सबमिट हो चुके हैं। आप इसके बाद एग्जाम देंगे, ये वाला एग्जाम हो जाएगा, इसके बाद और एग्जाम हो जाएंगे, तो फिर इनका एवरेज निकाल के वो फाल 19 के फाइनल मार्क्स होंगे, समझ आ रही है, यानी बाकी फाइनल में जो आपके आ जाएंगे उनका एवरेज निकाल के वो आपके फाल 19 के फाइनल के मार्क्स बन जाएंगे, ठीक है, समझ गए। बाकी आप कंफर्म आप डॉक्टर कैसर साहब से पूछ सकते हैं कि आपका क्या सिचुएशन है, ठीक है, लेकिन जो पुराने स्टूडेंट्स हैं 19 बैच के अलावा, उनका तो यही तरीका है कि उनको फाइनल मार्क्स में एवरेज मार्क्स मिले हैं, जो उनके पुराने जितने भी फाइनल एग्जाम थे उनमें जितने भी मार्क्स थे उनके एवरेज निकाले हैं और वो इस सेमेस्टर के तमाम सब्जेक्ट में डाले, ठीक है। अगर और कोई क्वेश्चन नहीं है तो खत्म कर सकते हैं क्लास। यस सर। जी सर बस खत्म कर दें सर। थैंक यू सर। ओके, थैंक यू वेरी मच। यू कैन लीव द क्लास नाउ। चंगा।